Hello, dear students. Good morning to all of you and welcome to Franklin Biology classes. मैं हूं बेटा उमर अहद और हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बेटा हमने अभी तक जो है मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट किया है। और हमारा प्रीवियस टॉपिक जो था बेटा दैट वाज अबाउट पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन के क्या क्या मेथड्स थे, जिसमें हमने बेटा कुछ एबायोटिक फैक्टर्स की बात करी थी, कुछ बायोटिक फैक्टर्स की बात करी थी। और हमने उस क्लास में याद रखा था बेटा कि पॉलिनेशन का जो प्रोसीजर है बेटा उसमें हाइड्रोफिली का मतलब क्या है, एनीमोफिली का मतलब क्या है, जूफिली का मतलब क्या है, ऑर्थोफिली का मतलब क्या है, एंटेमोफिली का मतलब क्या है, मेलैकोफिली एंड मरमैकोफिली का मतलब क्या है, डैश एंड डैश एंड डैश। और हमने देखा था कुछ फीचर्स भी हमने पढ़े थे अलग अलग प्रकार के पॉलिनेशन मेथड्स के। क्लियर है ना? तो वहां पे हमारा लास्ट टॉपिक जो पॉलिनेशन का था, जो 12th के लिए बड़ा जरूरी है, बोर्ड के लिए बेटा एग्जाम में बोर्ड में उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्लस बेटा नीट के लिए भी और एम्स के लिए भी वो जरूरी है, बिकॉज नीट एंड एम्स में भी पॉलिनेशन में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? अगर आपको याद हो पॉलिनेशन से पहले बेटा हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़े थे, जहां पे मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ाया था। और फिर हमने बेटा कुछ ऐसे मेथड्स देखे थे जो सेल्फ पॉलिनेशन को या इनब्रीडिंग को क्या करते हैं बेटा, सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे हमने बेटा होमोगेमी का नाम लिया था, ठीक है। हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, बाइसेक्सुअलिटी का मेथड पढ़ा था, होमोगेमी का मेथड पढ़ा था, डैश एंड डैश एंड डैश। तो वहां पे हमने देखा था कि वो सारे मेथड जो थे वो प्रमोट करते थे बेटा किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को, और रोकते थे बेटा किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। अगर आपको याद हो जिसमें हमने चेस्मोगेमस फ्लावर्स के बारे में भी बात करा था, क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स के भी बात के बारे में भी बात करा था। तो डैश एंड डैश एंड डैश, तो वो सारे मेथड्स जो थे ना बेटा, वो ऐसे मेथड्स थे जो सेल्फ पॉलिनेशन को या इन ब्रीडिंग को प्रमोट करते थे बेटा। लास्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने पॉलिनेशन शुरू किया। पॉलिनेशन के अंदर बेटा हमने क्रॉस पॉलिनेशन ऑलरेडी डिफाइन किया, व्हाट डू वी मीन बाय क्रॉस पॉलिनेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर हम बेटा स्टडी करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं बेटा किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को, फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसे फैक्टर्स बेटा जो सपोर्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को, और ये अपोज करेंगे बेटा किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। तो आज की क्लास जो हमारी है वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर बोथ नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेटा। और क्लास जो हमारी है वो है फैक्टर्स प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। और इनको हम बेटा एनसीईआरटी ने इनको क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने बेटा एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है इसके बारे में, और उन्होंने लिखा है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है ना। तो वी विल स्टडी इन टुडेज क्लास बेटा, वी विल स्टडी अबाउट कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें मदद करते हैं, जो प्रमोट करते हैं प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को, फर्स्ट थिंग। एंड दूसरा बेटा एनसीईआरटी ने इसको ऐसे नहीं लिखा है, एनसीईआरटी ने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा और वहां पे बेटा उन्होंने हेडिंग में लिखा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बोला जाए या क्रॉस प्रमोटिंग फैक्टर्स क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाए, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है बेटा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या है। आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग अगर आपको याद हो बेटा इंशाल्लाह जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसको हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मेंडल का मानना ये था कि अगर आप दो सिमिलर प्लांट्स को बार बार क्रॉस कराओगे, जैसे मान लो फॉर ये एक प्लांट है बेटा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है ना, और ये दूसरा प्लांट है बेटा सेम, मतलब प्लांट है बेटा सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर है, और ये भी है बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। तो ये है बेटा इस सेम प्लांट का फ्लावर और सेम प्लांट का फ्लावर बेटा, या एक ही सिंगल फ्लावर है जिसका ये मेल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फीमेल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको एक चीज पता है बेटा, अगर एक प्लांट है उसका पूरा जीनोटाइप फ्लावर्स का एक जैसा होगा तो दैट मींस इन दोनों फ्लावर्स का जीनोटाइप एक जैसा ही है। अगर इन दो फ्लावर्स के बीच में बेटा सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होगा, जब एक क्रॉस होगा तो बेटा यहाँ पे इंडिविजुअल जो बनेंगे वो होगा ऐसा बेटा, कैपिटल टी पहला इंडिविजुअल बनेगा, दूसरा बनेगा बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है ना। अगर आप इनको क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी पहला बना, कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा बना, और एक भी बनेगा बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, और लास्ट बनेगा बेटा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है, अगर आप ये फर्स्ट जनरेशन देखोगे बेटा, ये हमारा मान लीजिए फादर, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास बेटा दो प्लांट्स है, या मैं बोलूँ फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास 100 प्लांट्स है। सब के सब कैसे हैं बेटा, सबके सब हेट्रोजाइगस है, सबके सब हाइब्रिड प्लांट्स है। कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड प्लांट होता है, तो ये हेट्रोजाइगस प्लांट हो गया बेटा, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपने इन दो सिमिलर प्लांट्स को आप उसमें
सेल्फ पॉलिनेट कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से बेटा अगर हमारे पास यहाँ पे 100% हेट्रोजाइगस प्लांट्स थे, 100% हेट्रोजाइगस प्लांट्स थे, जैसे हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया पहली ही जनरेशन के अंदर बेटा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस प्लांट्स डिक्रीज हुआ और वो कितना आ गया बेटा, वो 50% आ गया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 मेंबर्स है, 4 में से एक तो है बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट एंड दूसरा है बेटा होमोजाइगस रिसेसिव, दो क्या है बेटा, दो हेट्रोजाइगस है। ऊपर हमारे पास पूरी फैमिली हेट्रोजाइगस थी, लेकिन नीचे हमारे पास बेटा उस पूरी फैमिली में से 2 मेंबर हेट्रोजाइगस है और 2 कन्वर्ट हो गए बेटा होमोजाइगस कंडीशन में। यानी सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से हुआ क्या बेटा, इनब्रीडिंग कर रही है, इसको हम इनब्रीडिंग भी बोल सकते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, इसकी वजह से हाइब्रिड कैरेक्टर डिक्रीज हो गया एंड होमोजाइगस कैरेक्टर क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। तो मेंडल का मानना ये था बेटा, जब भी हम कभी भी दो सिमिलर प्लांट्स को आपस में सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से एक प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो जाता है और नंबर ऑफ हाइब्रिड्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसी डिक्रीज इन हाइब्रिड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक प्लांट में होना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज वो उसके अंदर बेटा होमोजाइगस कंडीशंस को इंक्रीज करेगा या होमोजाइगस डिसऑर्डर्स को इंक्रीज कर सकता है बेटा। वो उसकी कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग और कैपेबिलिटी टू शो बेटा हाइब्रिड कैरेक्टर, वो उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस इनब्रीडिंग डिप्रेशन बेटा, मोस्ट प्लांट्स क्या करते हैं, वो आउट ब्रीडिंग को प्रेफर करते हैं, या मैं बोल सकता हूँ वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं। तो आज की क्लास जो होगी बेटा, इस क्लास में हम वही पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं एंड सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं, जो इन ब्रीडिंग को डिक्रीज करेंगे एंड आउट ब्रीडिंग को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। उन डिवाइसेस या उन मेथड्स के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, क्लियर है ना। तो सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है बेटा हमारा यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है ना। पहला मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं अंडर द हेडिंग ऑफ आउट ब्रीडिंग वो है यूनिसेक्सुअलिटी। अब यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या हुआ, आपको सिंपल सी बात एक बात पता है बेटा कि अगर हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कर लेते हैं बेटा कि हमारे पास एक प्लांट है, ये एक प्लांट है हमारे पास, ठीक है ना। अब हमको पता है बेटा कि इस प्लांट के पास जस्ट इमेजिन कर लेते हैं 2 फ्लावर है, ये फ्लावर नंबर 1 है एंड ये फ्लावर नंबर 2 है, जस्ट टू एज्यूम दिस और इमेजिन दिस बेटा, ठीक है ना। मान लेते फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना, ये एक फीमेल फ्लावर है, ठीक है ना, और ये जो यहाँ पे फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, मान लेते हैं ये मेल फ्लावर है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स बेटा ये फ्लावर जो है बेटा ये एक कार्पलरी और पिस्टलेट फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, और ये जो है बेटा ये स्टेमिनेट और मेल फ्लावर है। तो इस प्लांट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 फ्लावर है और दोनों कैसे है बेटा, दोनों यूनिसेक्सुअल है बेटा, ठीक है ना। मतलब मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है। तो अगर यहाँ पे खाली फीमेल वाला फ्लावर है तो बताओ बेटा अकेला ये फीमेल फ्लावर कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, नहीं करेगा। अकेला ये मेल फ्लावर बेटा कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, नहीं कर सकता है, बिकॉज ये दोनों फ्लावर्स बेटा यूनिसेक्सुअल है और इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। तो जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, तो फिर इनके पास कौन सा तरीका बच जाता है पॉलिनेट करने का, इनके पास एक ही तरीका बचेगा और वो क्या होगा बेटा, वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यानी यूनिसेक्सुअलिटी फर्स्ट मेथड है बेटा, यूनिसेक्सुअलिटी पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस है जो मदद किसमें करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन में, बिकॉज यूनिसेक्सुअलिटी में फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, उसमें इधर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, और अकेला मेल पार्ट बेटा कभी भी पॉलिनेट नहीं कर सकता है, अकेला फीमेल पार्ट भी पॉलिनेट नहीं कर सकता है। तो दैट मींस अगर ये अकेले पॉलिनेट नहीं कर सकते तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा, क्लियर है ना। अब यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट बड़ी जरूरी याद रखनी एग्जाम के लिए, वो ये है बेटा कि यूनिसेक्सुअलिटी की 2 कंडीशंस है बेटा, ठीक है ना। पहली कंडीशन ये है कि प्लांट सेम होगा, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम ए बना लिया, प्लांट एक सिंगल प्लांट है बेटा, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिंगल प्लांट है, और इस सिंगल प्लांट के पास 2 फ्लावर्स है बेटा, एक फीमेल फ्लावर है ये वाला और एक मेल फ्लावर है ये वाला, ठीक है ना। अब ऐसा पर्टिकुलर प्लांट बेटा जिसमें एक मेल फ्लावर हो एक फीमेल फ्लावर, या बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हो सेम प्लांट के ऊपर, इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, इसको मोनोशियस बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, इनको मोनोशियस फ्लावर्स बोलते हैं, मोनोशियस फ्लावर्स, ठीक है ना, या मोनोशियस प्लांट आप बोल सकते हो। दूसरा प्लांट ऐसा है बेटा, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है बेटा ऐसे, इसके पास एक फ्लावर है, ठीक है ना। ये दूसरा प्लांट है बेटा, इसके पास ये फ्लावर है ऐसे। मैं माउस से डायग्राम बनाऊं तो इसलिए पूरा अच्छा नहीं बन रहा है बेटा, ये जल्दी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मान लीजिए बेटा ये एक फ्लावर है ऐसे, ये हमारा फीमेल फ्लावर है समझने के लिए, ठीक है ना, और ये हमारा मेल फ्लावर है बेटा, ये हमारा मेल फ्लावर है ऐसे,
ठीक है ना। तो दो प्लांट से बेटा, ये प्लांट नंबर बी है, दिस इज प्लांट नंबर बी एंड दिस इज प्लांट नंबर सी। तो दो फ्लावर है हमारे पास बेटा, दो प्लांट है, बी प्लांट एंड सी प्लांट। अब यहाँ पे देखिए दोनों प्लांट सेम स्पीशीज के बेटा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, बी प्लांट के पास मेल फ्लावर है, सी प्लांट के पास बेटा फीमेल फ्लावर है। दैट मीन्स ये भी यूनिसेक्सुअल प्रॉपर्टी दिखा रहा है, लेकिन ऐसी यूनिसेक्सुअल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, डायोशियस बोलते हैं, डायोशियस, डायोशियस। ठीक है ना। तो मतलब यूनिसेक्सुअलिटी के दो मेथड्स हो सकते हैं बेटा। पहला मेथड ये है कि एक सिंगल प्लांट होगा और उस सिंगल प्लांट के ऊपर बेटा मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। प्लांट सिंगल ही है, ये आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे प्लांट एक ही है, ये एक सिंगल प्लांट है बेटा। और इस सिंगल प्लांट के ऊपर क्या है बेटा, इसके पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो अगर आपके पास बेटा यूनिसेक्सुअलिटी में एक सिंगल प्लांट हो और उस सिंगल प्लांट के ऊपर मेल भी हो और फीमेल भी हो, ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन को हम मोनोशियस बोलते हैं। अगर आपके पास बेटा कोई प्लांट ऐसा हो कि उसमें मेल प्लांट अलग हो और फीमेल प्लांट अलग हो बेटा, ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायोशियस बोलते हैं। चाहे मोनोशियस हो या डायोशियस हो बेटा, दोनों क्या करते हैं, दोनों हेल्प करते हैं प्रोसेस ऑफ यूनिसेक्स, प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में। दोनों प्रमोट करते हैं बेटा क्रॉस पॉलिनेशन को। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि मोनोशियस कंडीशन जो होगा ना, मोनोशियस कंडीशन में बेटा क्रॉस पॉलिनेशन जियोटिनोगैमी से होगा, ना कि ऑटोगैमी से होगा। ठीक है, ये याद रखना है, मोनोशियस प्लांट के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन जियोटिनोगैमी से होगा। अगर आपको याद है, हमने ऑलरेडी जियोटिनोगैमी पढ़ा है, सेम प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होगा। यहाँ पे बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में प्रमोट मदद करेगा जियोटिनोगैमी, एंड यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा बेटा, यहाँ पे नॉर्मल एलोगैमी होगा बेटा। क्लियर है ना, समझ आया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस और फर्स्ट डिवाइस विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ आउटब्रीडिंग और विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है ना। तो देख लेते हैं बेटा हम क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर। चले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा। ठीक है, याद रखना है कि एनसीईआरटी ने बेटा यूनिसेक्सुअलिटी को डाइक्लेंसी लिखा है। तो डाइक्लेंसी का मतलब ही क्या होता है बेटा, यूनिसेक्सुअलिटी। तो एनसीईआरटी ने बेटा यूनिसेक्सुअलिटी नहीं लिखा, उसने डाइक्लेंसी लिखा। तो डाइक्लेंसी इज द अनदर नेम ऑफ यूनिसेक्सुअलिटी, डरना नहीं है, और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो डाइक्लेंसी और यूनिसेक्सुअलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिसेक्सुअलिटी इन एनसीईआरटी इज रिटन एज डाइक्लेंसी, तो डरने की जरूरत नहीं है बेटा। क्लियर है। So in unisexual flowers, stamens and carpels are found in different flowers. Unisexuality can be of two types. मतलब ये बता रहा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर स्टेमन मतलब मेल पार्ट, कार्पल मतलब फीमेल पार्ट, दो अलग अलग फ्लावर्स के ऊपर होता है। मतलब मेल फ्लावर अलग होगा एंड फीमेल फ्लावर अलग होगा। बाइसेक्सुअलिटी में बेटा दोनों एक ही जगह पे होते थे, लेकिन यूनिसेक्सुअलिटी में मेल अलग है और फीमेल अलग है बेटा। ठीक है ना। और यूनिसेक्सुअलिटी के दो तरीके हैं बेटा। पहला, अगर प्लांट मोनोशियस हो, तो मैंने आपको अभी बताया था बेटा, मोनोशियस प्लांट कैसा प्लांट होता है, जिसमें सिंगल प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी हो और फीमेल फ्लावर भी हो, उसको मोनोशियस बोलते हैं। और दूसरा डायोशियस बेटा, डायोशियस मतलब मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा बेटा। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और समझना भी इसको। तो मोनोशियस में क्या लिखा बेटा, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। मतलब अगर प्लांट एक ही है और एक ही सिंगल प्लांट के ऊपर बेटा मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को मोनोशियस बोलते हैं। और मोनोशियस कंडीशन बेटा एक तरीका है किसका, यूनिसेक्सुअलिटी का। तो मोनोशियस कंडीशन अब मोनोशियस डाइक्लेंसी और मोनोशियस यूनिसेक्सुअलिटी किस में देखा जाता है, मेज में, कुकरबिट्स में एंड कैस्टर में बेटा। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रख लेना। यहाँ पे मैंने जो अभी आपको बोला, मोनोशियस कंडीशन के अंदर बेटा ऑटोगैमी नहीं होगा लेकिन जियोटिनोगैमी होगा, याद रखना है। मोनोशियस विल नेवर शो ऑटोगैमी, हाउएवर इट कैन शो जियोटिनोगैमी। मतलब यहाँ पे मोनोशियस कंडीशन के अंदर जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा वो जियोटिनोगैमी से क्रॉस पॉलिनेशन होगा बेटा। सेकंड है डायोशियस, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द डिफरेंट प्लांट। जब मेल एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर बनेंगे, दो अलग अलग सेपरेट प्लांट्स के ऊपर बनेंगे, इसको हम डायोशियस कंडीशन बोलते हैं। ये भी हेल्प करेगा क्रॉस पॉलिनेशन में, एंड ये भी यूनिसेक्सुअलिटी है बेटा, बिकॉज मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर, तो ये यूनिसेक्सुअलिटी हो गया। किसमें देखा जाता है, कार्सिया पपैया में देखा जाता है, मलबरी में देखा जाता है एंड कैनबिस में देखा जाता है। और एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। एनसीईआरटी ने बेटा डायोशियस कंडीशन को डायोशियस नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने इसको क्या लिखा बेटा, डाईओसी लिखा है। तो डाईओसी इज आल्सो नोन एज डायोशियस एंड डाइक्लेंसी मींस यूनिसेक्सुअलिटी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाइक्लेंसी मींस यूनिसेक्सुअलिटी। डाइक्लेंसी दो प्रकार की है, मोनोशियस डाइक्लेंसी एंड डायोशियस डाइक्लेंसी।
मोनोशियस डाइक्लेंसी में बेटा एक ही प्लांट होगा जिसके ऊपर मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे। डाइक्लेंसी डायोशियस में बेटा कंडीशन होगा, दो अलग अलग प्लांट्स होंगे, एक मेल प्लांट होगा एक फीमेल प्लांट होगा। और डायोशियस को एनसीईआरटी में बेटा डायोसी लिखा हुआ है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बेटा लिखा है यूनिसेक्सुअल डाइक्लेंसी, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल और डाइक्लेंसिस, प्लांट्स में बी मोनोशियस और डायोशियस, जो हमने अभी भी बेटा समझ लिया है। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से याद रखें। तो हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं डिवाइसेस विच प्रमोट द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग, जिसमें हमने पहला मेथड पढ़ा कि आउटब्रीडिंग को प्रमोट करने के लिए फ्लावर जो होगा वो अलग अलग होगा, मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। अब मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग जो है, इसके दो तरीके हैं, या तो मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर अलग अलग होंगे, या तो दो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर अलग अलग होंगे। अगर एक ही प्लांट के ऊपर अलग अलग है तो उसको हम बोलते हैं बेटा मोनोशियस। अगर दो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर अलग अलग है उसको हम डायोशियस बोलते हैं, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एशियस का मतलब होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब मोनोशियस को बेटा सिंगल प्लांट की जरूरत है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डायोशियस को दो डिफरेंट प्लांट्स की जरूरत है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू बेटा, तो इससे भी आप थोड़ा इसको याद रख सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड which promotes the process of cross pollination and stops the process of self pollination। क्लियर है ना। अब सेकंड मेथड जो हमारा है उसको हम डाइकोगैमी बोलते हैं। तो पहला था यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लेंसी, सेकंड है बेटा डाइकोगैमी। अब डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है बेटा कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में बेटा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं या बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, हमको पता है ऑलरेडी ये बात। एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेटा बहुत सारे प्लांट्स यूनिसेक्सुअल है, बहुत सारे प्लांट्स बाइसेक्सुअल है। अब वो पर्टिकुलर प्लांट्स बेटा या वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बेटा जो नेचर में बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मतलब उनमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, मतलब मेल फ्लावर भी है एंड फीमेल फ्लावर, मतलब मेल फ्लोरल पार्ट भी है एंड फीमेल फ्लोरल पार्ट भी है। लेकिन मेल एंड फीमेल फ्लोरल पार्ट अलग अलग नहीं है, बल्कि सेम प्लांट के अंदर है या सेम फ्लावर के अंदर है। मान लो फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर ये फ्लावर हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लावर है हमारे पास, तो इसमें मेल पार्ट भी लगा हुआ है और इसमें क्या लगा हुआ बेटा, इसी के अंदर बेटा फीमेल पार्ट भी लगा हुआ है। तो सिंगल फ्लावर है बेटा जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब अगर कोई फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल है और वो नहीं करना चाहता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, नॉर्मली बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन ये बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है तो बाइसेक्सुअल, लेकिन ये नहीं करना चाहता है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। ये चाहता है कि इसके अंदर क्या हो जाए, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर बेटा क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, जिस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी बोलते हैं, DICHOGMY। डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है बेटा, इन केस ऑफ दीज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट बेटा एक साथ है, इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट जो है बेटा वो अलग अलग टाइम पे क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा एक प्लांट एक्स है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट एक्स है और एक प्लांट वाई है बेटा, ठीक है। तो ये सेम प्लांट के ऊपर हो सकते हैं या डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन दोनों बाइसेक्सुअल है। एक्स के ऊपर भी बेटा मेल एंड फीमेल पार्ट है एंड वाई के ऊपर भी बेटा मेल एंड फीमेल पार्ट है। अब डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है, अगर एक्स के अंदर बेटा मान लो फॉर एग्जाम्पल मार्च के अंदर इनके अंदर फ्लावरिंग होने वाली है एंड मार्च एंड में बेटा इनमें पॉलिनेशन होने वाला है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा मार्च 20th डेट पे बेटा समझने के लिए मार्च 20 में बेटा इस फ्लावर के अंदर एक्स के अंदर सबसे पहले मैच्योर जो हुआ वो मेल पार्ट हो गया। मतलब इस फ्लावर के अंदर बेटा सबसे पहले स्टेमन मैच्योर हुआ और स्टेमन ने पोलन ग्रेन बना दिए बेटा, मतलब फिनिश कर दिया फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो अगर एक्स के अंदर बेटा सबसे पहले मैच्योर हुआ कौन सा पार्ट, मेल पार्ट, तो इसके अंदर फीमेल पार्ट मैच्योर नहीं होगा, इसका फीमेल इमेच्योर रह जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे इसके पोलन ग्रेन्स निकलेंगे बेटा वो अपने इमेच्योर पार्ट को पोलिनेट नहीं कर पाएंगे, इमेच्योर पार्ट को फॉर, बिकॉज अभी पोलन ग्रेन बेटा तैयार नहीं हुआ है किसको रिसीव करने के लिए, पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। इसका पोलन ग्रेन जल्दी जल्दी मैच्योर हो गया, इसका स्टेमन जल्दी जल्दी मैच्योर हो गया। हालांकि होना चाहिए था मेल एंड फीमेल पार्ट एट अ टाइम मैच्योर, लेकिन हुआ क्या बेटा, इनमें डाइकोगेमी हुआ। और डाइकोगेमी में हुआ क्या बेटा, जिस प्लांट के अंदर मेल पार्ट सबसे पहले मैच्योर हुआ उसका फीमेल मैच्योर ही नहीं हुआ, ठीक है ना, इसका फीमेल बाद में मैच्योर होगा। अब जो मान लो फॉर ये वाई प्लांट है बेटा, वाई प्लांट के अंदर सबसे पहले मैच्योर फीमेल पार्ट हुआ, लेकिन इसका मेल अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है बेटा। इसका मेल, एक्स का मेल मैच्योर हुआ, वाई का फीमेल मैच्योर हुआ, ठीक है ना। एक्स के अंदर फीमेल अभी मैच्योर नहीं हुआ और वाई के अंदर मेल अभी मैच्योर नहीं हुआ। अब क्या होगा, जब इस प्लांट के पोलन ग्रेन्स निकलेंगे ना वो अपने प्लांट को पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे, फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, वो वाई को क्या करेंगे बेटा, आराम से फर्टिलाइज करेंगे। जब वाई का फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा
तब क्या होगा बेटा, अब Y का मेल हो जाएगा मैच्योर एंड X का फीमेल हो जाएगा मैच्योर। फिर Y का जो पोलन गेन होगा बेटा वो किसको पोलिनेट करेगा, वो X को पोलिनेट करेगा। तो ऐसी पर्टिकुलर आउटब्रीडिंग डिवाइस जहां पे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा और बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर बेटा मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो अलग अलग टाइम पे क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम डाइकोगेमी बोलते हैं। अब डाइकोगेमी दो प्रकार का है बेटा। अगर सबसे पहले मेल पार्ट डेवलप हो गया, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर सबसे पहले मैच्योरेशन मेल पार्ट का हो रहा है, ऐसी डाइकोगेमी को हम कहते हैं प्रोटो एंड्रस डाइकोगेमी। प्रोटो एंड्रस का मतलब होता है मेल, एंड्रस मींस मेल। तो सबसे पहले कौन मैच्योर हो रहा है, मेल हो रहा है, इसलिए प्रोटो एंड्रस बोलते हैं बेटा। और अगर सबसे पहले फीमेल मैच्योर हो गया उसको हम प्रोटोगाइनस बोलते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं बेटा इसको, सेकंड पार्ट को हमारा। तो सेकंड जो हमारा प्रोसीजर है बेटा वो है, उसको हम डाइकोगेमी बोलते हैं। तो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। So in bisexual flowers, when two sexes mature at different intervals and thus avoid self pollination is known as dichogamy। मतलब डाइकोगेमी का मतलब क्या है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर अगर मेल एंड फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, किस लिए अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो गए, बिकॉज ये चाहते हैं बेटा क्या करना, क्रॉस पॉलिनेशन करना, और अवॉइड किसको करना चाहते हैं बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। तो ऐसी पर्टिकुलर डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डाइकोगेमी बोलते हैं। अब डाइकोगेमी के दो तरीके हैं बेटा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। when stamens mature earlier than the stigma, stamen मतलब मेल पार्ट बेटा मैच्योर हो रहा है पहले, किससे, फीमेल, स्टेगमा मींस फीमेल पार्ट बेटा। यहाँ पे मैच्योरेशन ऑफ मेल पार्ट हो रहा है बिफोर द फीमेल पार्ट, इसको हम बेटा प्रोट एंड्री बोलते हैं, ठीक है ना। एंड फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोट एंड्रस फ्लावर बोलते हैं। तो प्रोट एंड्री का मतलब क्या होता है, प्रोट एंड्री इज अ टाइप ऑफ डाइकोगेमी जहाँ पे मेल पहले मैच्योर हुआ किससे, फीमेल से बेटा। और ऐसे फ्लावर्स को हम प्रोट एंड्रस फ्लावर्स बोलते हैं। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोरिएंडर, जैस्मीन, सेल्विया, सनफ्लावर एंड लेडी फिंगर। तो पर्टिकुलरली इसमें दो याद रख लेना बेटा, सेल्विया एंड सनफ्लावर पर्टिकुलरली याद रख लेना। सेकंड है बेटा प्रोटगाइनी, व्हेन स्टेगमा मैच्योर्स अर्लियर देन द स्टेमन्स, मतलब स्टेगमा पहले मैच्योर हो रहा है किससे, स्टेमन से बेटा, इसको हम प्रोटगाइनी बोलते हैं। एंड फ्लावर्स आर कॉल्ड प्रोटगाइनस। एग्जांपल्स बेटा रोज, ठीक है ना, प्लीज याद रख लेना, रोज, टोबैको, क्रूसिफर्स, मिराबल्स एंड प्लांटेगो बेटा, ठीक है। तो सारी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट में बेटा, पर्टिकुलरली मिराबल्स एंड प्लांटेगो याद रख लेना जो कॉमनली पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है बेटा, ये सेकंड तरीका है बेटा किसका, टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। तो पहले हमने पढ़ा बेटा डाइक्लेंसी और यूनिसेक्सुअलिटी, सेकंड हमने पढ़ा बेटा डाइकोगेमी। डाइक्लेंसी के अंदर आपने देखा बेटा कि डाइक्लेंसी के अंदर या तो मेल एंड फीमेल पार्ट सेम फ्लावर प्लांट के ऊपर है, या तो मेल एंड फीमेल बेटा दो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर है। अगर दोनों फ्लावर सेम प्लांट के ऊपर है तो मोनोशियस बोलते हैं, जो कॉमनली जियोटेनोगेमी दिखाएगा। अगर मेल एंड फीमेल दो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर है उसको हम बेटा डायोशियस बोलते हैं, और जिसको एनसीईआरटी ने डाईओसी लिखा है। सेकंड हमने पढ़ा डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी का मतलब होता है बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, बाय अच्छा यूनिसेक्सुअलिटी के अंदर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता था, ठीक है ना। डाइकोगेमी के अंदर हमेशा बेटा फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर या तो मेल पहले मैच्योर होगा या तो फीमेल पहले मैच्योर। अगर फ्लावर प्रोटोएंड्रस है उसका सबसे पहले मेल मैच्योर हो जाएगा और फीमेल बाद में मैच्योर हो जाएगा। और अगर फ्लावर प्रोटगाइनस है तो उसका हमेशा फ्लावर जो मैच्योर होगा वो सबसे पहले फीमेल होगा एंड बाद में मेल होगा। या हम ऐसे भी बता सकते हैं बेटा डाइकोगेमी के अंदर हमेशा एक प्रोट एंड्रस फ्लावर एक प्रोट गाइनस फ्लावर को क्या करता है, पॉलिनेट करता है। डाइकोगेमी के अंदर हमेशा एक प्रोट एंड्रस फ्लावर एक प्रोट गाइनस फ्लावर को क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा बेटा, इसको हम डाइकोगेमी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज लिखा है डाइकोगेमी। डाइका मीन्स टू, गैमोस का मतलब होता है मैरिज। हियर इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर anthers and stigmas mature at different times so that cell pollination is inhibited। एग्जाम्पल्स लिखिए बेटा, प्रोटेंड्री में पहले मेल मेच्योर होगा, प्रोटगाइनी में पहले फीमेल मेच्योर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बेटा सेकंड तरीका है बेटा किसको प्रमोट करने का, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का और किसको रोकने का, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का। अब थर्ड जो हमारा आता है बेटा उसको हम प्री पोटेंसी बोलते हैं, PREPOTENCY। प्री पोटेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, प्री पोटेंसी का मतलब होता है, इसको हम अगर मैं बहुत डिटेल में बोलूं तो इसी को हम बेटा सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी भी बोलते हैं। प्री पोटेंसी का मतलब होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास ऐसे दो फीमेल फ्लावर्स है, ऐसे मान लेते हैं कि ये बेटा एक फ्लावर का कार्पल हो गया ऐसे, ठीक है ना, और ये दूसरे फीमेल का दूसरे फ्लावर का कार्पल, मतलब सेम स्पीशीज है लेकिन
लेकिन दो डिफरेंट फ्लावर्स है बेटा, तो ये दूसरे फ्लावर कार्पल हो गया ऐसे। ठीक है, मैं प्री पोटेंसी के बारे में समझा रहा हूँ आपको बेटा। और ये इस फ्लावर का अपना एंथर है, समझने के लिए बेटा, ये इसका अपना एंथर है, और ये इस फ्लावर का अपना एंथर है, समझने के लिए ये इसका अपना एंथर है। ठीक है ना, ये फ्लावर मान लीजिए, फिर ये फ्लावर ए है एंड ये फ्लावर बी है। अब प्री पोटेंसी का मानना क्या है बेटा, प्री पोटेंसी हम किस चीज को बोलते हैं? प्री पोटेंसी बताता है बेटा कि अगर आपके पास बेटा एक फ्लावर है, ठीक है ना, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और उस फ्लावर का बेटा अपना पोलन ग्रेन निकलेगा, मान लो यहाँ से एक पोलन ग्रेन निकला, और इस फ्लावर का खुद का पोलन ग्रेन बेटा कहाँ पे बैठ गया? अपने ही स्टेगमा के ऊपर बैठ गया। ठीक है ना, ए फ्लावर का पोलन ग्रेन ए है, और वो किसके ऊपर बैठ रहा है बेटा? अपनी ही स्टेगमा के ऊपर बैठ रहा है। तो प्री पोटेंसी का मानना ये है बेटा कि अगर ऐसी कंडीशन है, अगर कोई फ्लावर प्री पोटेंसी दिखा रहा है, तो प्री पोटेंसी के अंदर क्या होगा? स्टेगमा जो होता है बेटा, ये स्टेगमा वाला पार्ट है ऊपर वाला, दिस इज द स्टेगमा पार्ट। ठीक है, तो प्री पोटेंसी का मानना ये है बेटा कि अगर सेम प्लांट का, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन अपने ही पर्टिकुलर स्टेगमा के ऊपर बैठ गया, तो स्टेगमा कभी भी अपने ही पोलन ग्रेन को प्रमोट नहीं करेगा टू जर्मिनेट, या स्टेगमा कभी भी हेल्प नहीं करेगा बेटा अपने पोलन ग्रेन को क्या बनाने के लिए? पोलन ट्यूब बनाने के लिए। मतलब ए का पोलन ग्रेन बेटा ए के कार्पल को पॉलिनेट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज जैसे ही ये पोलन ग्रेन बेटा इसके ऊपर बैठेगा, तो इस पोलन ग्रेन को बेटा ये वाला जो स्टेगमा है, ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा, वाटर प्रोवाइड नहीं करेगा, जिसकी वजह से बेटा ये खुद का पोलन ग्रेन यहाँ पे पॉलिनेट नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? लेकिन जब यही पोलन ग्रेन बेटा इस स्टेगमा के ऊपर जाएगा, मान लो सेम पोलन ग्रेन बेटा इस स्टेगमा के ऊपर गया, मतलब डिफरेंट फ्लावर के, सेम स्पीशीज के डिफरेंट फ्लावर के ऊपर गया, ये यहाँ पे आराम से क्या हो जाएगा? पॉलिनेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर खुद का ही पोलन ग्रेन खुद के ही स्टेगमा के ऊपर जा रहा है, ठीक है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन ये सेल्फ पॉलिनेशन को यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता है। लेकिन जब यही पोलन ग्रेन बेटा सेम स्पीशीज के दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता है, तो वहां पे इसको क्या किया जाता है? पॉलिनेट किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज नोन एज प्री पोटेंसी। ठीक है ना, एंड प्री पोटेंसी इज अनदर मेथड टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड अपोज सेल्फ पॉलिनेशन बेटा। तो देख लेते हैं इसको भी। अच्छा, ये दोबारा से डायकोगेमी के बारे में कुछ लाइंस लिखी है। तो anthers and stigmas mature at different times in bisexual flowers so as to prevent self-pollination. Protandry anthers mature earlier than the stigma of the same flower. जैसे आपने भी देखा, their pollen grains become available to stigmas of the older flowers. ठीक है ना, sunflower and salvia में protogyny stigmas mature earlier so that they are pollinated before the anthers of the same flower develop pollen grains. Examples यहाँ पे दी है, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। तो पहली डायग्राम प्रोट एंड्री के, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, मेल मैच्योर हो रहा है, मेल मैच्योर हो रहा है, लेकिन फीमेल अभी भी क्लोज्ड है बेटा, फीमेल अभी भी नॉन रिसेप्टिव। यहाँ पे लिखा है स्टेगमास नॉट रिसेप्टेबल बेटा, तो स्टेगमा अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है। लेकिन प्रोटगैनी में आप देख लीजिए बेटा, मेल अभी मैच्योर नहीं हुआ है, मेल अभी भी बंद है, लेकिन फीमेल ओपन हो गया बेटा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम डाइकोगैमी बोलते हैं। चलिए चलिए, अब आते हैं मेरे प्री पोटेंसी की तरफ। द पोलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर इज रिजेक्टेड while pollen grain of different flower germinates. This process उन्होंने प्री पोटेंसी, यही मैं आपको समझा रहा था। अगर अपने ही फ्लावर का पोलन ग्रेन आएगा उसको रिजेक्ट किया जाएगा, अगर सेम स्पीशीज के दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्री पोटेंसी। ठीक है ना, अब अगर हम, ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में, लेकिन मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा बेटा। अगर आप सेम प्री पोटेंसी को, बेटा ये प्री पोटेंसी है ना, अगर आप प्री पोटेंसी को बेटा जेनेटिक लेवल पर स्टडी करोगे ना, मतलब रीजन देखोगे बेटा प्री पोटेंसी का रीजन क्या है, तो अगर आप सेम प्री पोटेंसी को जेनेटिक लेवल पर स्टडी करोगे, तो दिस प्री पोटेंसी इज देन नेम्ड एज सेल्फ सर्टिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। मतलब प्री पोटेंसी एंड सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी अगर देखा जाए, ये सेम ही कॉन्सेप्ट्स है, बट डिफरेंस ये है बेटा, प्री पोटेंसी एक तरीके का डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन जो है बेटा, इसके जेनेटिक बेसिस जो है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेल्फ सर्टिलिटी बोलते हैं, और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी या शॉर्ट में पोलन इनकम्पेटेबिलिटी भी बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, तो प्री पोटेंसी के जेनेटिक रीजंस क्या है, प्री पोटेंसी के लिए कौन कौन से एलील्स रिस्पॉन्सिबल है, प्री पोटेंसी का एक्चुअल में जेनेटिक मैकेनिज्म क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेल्फ सर्टिलिटी बोलते हैं, इनकम्पेटेबिलिटी बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी बोलते हैं, या पोलन जर्मिनेशन इनकम्पेटेबिलिटी भी बोला जाता है इसको। अब सेल्फ सर्टिलिटी और इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब क्या है? सेम बेटा जो हमने अभी पढ़ा, इसका मानना भी यही है बेटा कि अगर सेम स्पीशीज के सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन अपने ही स्टेगमा के ऊपर आगे क्या कर रहा है बेटा? पॉलिनेट कर रहा है, तो वो कभी भी अपने स्टेगमा के ऊपर पॉलिनेट नहीं कर सकता है, बिकॉज
अपना स्टेगमा जो होगा बेटा वो उसको कभी भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन जब यही पोलन ग्रेन बेटा एक डिफरेंट स्टेगमा के ऊपर जाएगा, वहां पे वो आराम से क्या हो सकता है, पॉलिनेट हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, सेल्फ सर्टिलिटी इज आल्सो नोन एज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इट इज अ जेनेटिक फिनोमेना, याद रखना बेटा। यहाँ पे हम प्रीपोटेंसी का जेनेटिक रीजन देख रहे हैं, तो ये एक जेनेटिक फिनोमेना होता है। अब ये जेनेटिक फिनोमेना में क्या होता है बेटा, तो पहले इसका रीजन ये पढ़े, फिर हम जेनेटिक बेसिस पे जाते हैं। When pollen grain of an anther do not germinate on the stigma of same flower, then such flower is called self-sterile or incompatibility, and this condition of flower is called self-sterility or intraspecific incompatibility और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये सारे नाम याद रख लेना। अगर कोई फ्लावर बेटा अपने ही पोलन ग्रेन की, अगर कोई स्टेगमा बेटा अपने ही पोलन ग्रेन की वजह से फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, या अगर कोई पोलन ग्रेन बेटा अपने ही स्टेगमा के ऊपर जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम बेटा सेल्फ सर्टिलिटी बोलते हैं, इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं, या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। इन दीज फ्लावर्स जिनके अंदर बेटा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखा जाएगा, इनका बेटा ओनली क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। इनमें कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल है टोबैको एंड क्यूसिफर फैमिलीज जो होती है बेटा, उनके अंदर क्या देखा जाता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखा जाता है। अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के जेनेटिक रीजन को समझने के लिए बेटा बस इतना याद रख लीजिए, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स बेटा ये माना जाता है कि वो जीन बेटा जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो एक स्टेगमा को बेटा ये पावर देता है कि वो पहचान सकता है कि अपना पोलन ग्रेन कौन सा है और दूसरे सेम स्पीशीज के दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन कैसा है, कौन सा है, उस जीन को हम बेटा एस जीन बोलते हैं। ठीक है ना। यानी द जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल इन एंजियोस्पर्म्स टू डेवलप द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और सेल्फ सर्टिलिटी, उस जीन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एस जीन बोलते हैं। ठीक है ना। अब एस जीन जो है बेटा, इसके बहुत सारे एलील्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एलील है बेटा S1, ठीक है ना, इसका एलील है बेटा S2, ठीक है, इसके मेनी एलील्स है बेटा। तो ये आप, मैं यहाँ शायद लिखा नहीं है तो आप यहाँ पे प्लीज नोट डाउन कर देना। इसके बहुत सारे एलील्स है बेटा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके एलील्स है बेटा S1, ठीक है ना, इसका एलील है बेटा S2, ठीक है ना, इसका एलील है बेटा S3, इसका एलील है S4, मतलब ये एक मल्टी एलीलिक जीन है S4, S5, ठीक है ना, S6, S7 एक्स्ट्रा। ठीक है। तो मतलब इस S जीन के बहुत सारे एलील्स है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, S1, S2, S3, S4। तो मतलब ये एक मल्टी एलीलिक जीन है। अब किस फ्लावर के अंदर बेटा इनमें से कौन सा पेयर होगा, तो वही डिपेंड करेगा, वही डिटरमाइन करेगा बेटा कि वो पर्टिकुलर फ्लावर सेल्फ इनकम्पेटिबल होगा कि नॉन इनकम्पेटिबल होगा। मतलब ये है बेटा, मैं इसको समझा देता हूँ आपको, मतलब ये है, ध्यान से समझ लेना इसको, ये बड़ा जरूरी, इसके ऊपर बेटा आपको ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाते हैं। मतलब ये है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्लावर है बेटा, दिस इज अ फ्लावर, जस्ट समझ लीजिए इस चीज को, ये एक फ्लावर है हमारे पास, इधर बना, ये एक फ्लावर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फ्लावर, ये एक फ्लावर है हमारे पास, ठीक है ना। और इस फ्लावर का मेल पार्ट है एंड फीमेल पार्ट है। ये इसका फॉर एग्जांपल ये इमेजिन कर लेते बेटा, ये इसका मेल पार्ट है, ये इस फ्लावर का मेल पार्ट है, और ये इस फ्लावर का बेटा फीमेल पार्ट है। ठीक है ना। चले, ये एज्यूम कर लेते हैं बेटा हम, यहाँ पे दूसरा फ्लावर है, दिस इज अनदर फ्लावर हियर, अनदर फ्लावर हियर, ठीक है ना। और ये इसका मेल पार्ट है समझने के लिए, और ये इसका फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट, ठीक है ना। अब ये जो हमारा फ्लावर ए है, मान लो ये, हम इसको हम नाम ए फ्लावर देते, इसको हम नाम बी फ्लावर देते। ये जो हमारा ए फ्लावर है बेटा, सेम फ्लावर के ऊपर मेल पार्ट है एंड फीमेल पार्ट है, और मैं ये बोल रहा हूं कि इस फ्लावर का जो एस जीन है, मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबल जीन है, इस फ्लावर के सेल्फ, मतलब इस पर्टिकुलर फ्लावर में बेटा जो सेल्फ इनकम्पेटिबल जीन है, उसका जीनोटाइप जो है बेटा, ठीक है, वो है, मतलब उसके पास जो एलील्स है बेटा वो है फॉर एग्जांपल S1, S2, और यहाँ पे भी क्या होगा बेटा S1, S2, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इसके सेल्फ इनकम्पेटिबल जीन्स है। ये जो फ्लावर हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है, जो सेकंड फ्लावर है हमारे पास, इसके पास भी एस जीन होगा और इसके पास भी एस जीन के एलील्स होंगे। मान लीजिए फॉर इसके पास एस जीन के जो एलील्स है बेटा वो है S3, S4 एंड S3, S4, S3, S4, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जैसे ही ये मेल पार्ट गेमीट बनाएगा, ये मेल पार्ट हमारा है ना, ये गेमीट बनाएगा, तो गेमीट्स के अंदर आपको पता है बेटा जीन्स का सेग्रीगेशन होता है। तो जैसे ये जीन सेग्रीगेट होगा तो यहाँ से दो गेमीट्स बनेंगे, हैप्लॉइड गेमीट्स बनेंगे।
तो एक गेमीट के अंदर जाएगा एस जीन का S1 अलील एंड दूसरे के पास जाएगा एस जीन का S2 अलील। क्लियर है ना? तो इसके पास गया S1, इसके पास गया S2। क्लियर है ना? अब जब यही पोलन गेन बेटा, जब अपना ही ये सेम पोलन गेन पॉलिनेट होके आएगा और कहां पे आ जाएगा? अपने ही स्टेगमा के ऊपर आ जाएगा। ये आ गया अपने स्टेगमा के ऊपर। क्लियर है ना? अब इसके स्टेगमा के पास क्या है? इसके स्टेगमा स्टेगमा बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा, पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। तो उसके पास क्या होगा? उसके पास डिप्लॉयड कंडीशन में दो एलील्स होंगे, एक होगा S1, एक होगा S2। तो यहां से आया S1 और नीचे है S1 S2। तो जैसे ही S1 एंड S1 आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनकी वजह से एक प्रोटीन बने, मतलब S1 अपना प्रोटीन बनाएगा और नीचे वाला S1 भी अपना प्रोटीन बनाएगा। तो जैसे ये दो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा ना, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और जैसे ही दो सिमिलर प्रोटीन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो इनके रिएक्शन की वजह से कभी भी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? बिकॉज S1 के पास S1 अलील था और फीमेल पार्ट के पास बेटा S1 S2 दोनों थे। S1 पोलन जब आया बेटा तो इसने जर्मिनेट किया थोड़ा सा, जैसे जर्मिनेट किया तो उसका प्रोटीन एक्टिवेट हो गया और वो प्रोटीन एंड स्टेगमा प्रोटीन एक जैसा ही है। तो जैसे ये दो सिमिलर प्रोटीन्स आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो इनके रिएक्ट करने की वजह से ये फ्लावर कभी भी ये पोलन कभी भी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। बिकॉज ये जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, ये फेल हो गया टू शो जर्मिनेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। लेकिन जब यही पोलन किसके पास जाएगा बेटा? इस फीमेल का पार्ट के पास जाएगा। अब इसके पास क्या है बेटा? S1, लेकिन इधर क्या है? S3 S4। तो S1 अलग है, S3 अलग है, S4 अलग है। तो दैट मीन जो प्रोटीन S1 बनाएगा वो S3 S4 नहीं बनाएगा। तो जब S3 S4 वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, दैट मीन प्रोटीन्स के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो आराम से क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन फॉर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं तो ये डायग्राम आपको क्या शो कर रहा है? नीचे वाला डायग्राम क्या शो कर रहा है बच्चा? तो ये नीचे वाला पार्ट जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेगमा। तो ये नीचे वाला पार्ट जो है जो ग्रीन में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्टेगमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ऊपर दो चीजें आगे छोटी छोटी से स्ट्रक्चर्स आ गए, ये और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोलन ग्रेन को। अब ध्यान से देख लीजिए, पोलन ग्रेन के पास एस अलील कौन सा है? S3 अलील है एंड S4 अलील है। लेकिन नीचे स्टेगमा के पास कौन सा अलील है बेटा? S1 S2। क्या S3 S1 के जैसा है? नहीं। क्या S3 S2 के जैसा है? नहीं। क्या S4 S1 या S2 के जैसा है? नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रोटीन S3 S4 बनाएगा वो S1 एंड S2 के जैसा नहीं होगा। बिकॉज प्रोटीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई इनकम्पेटिबिलिटी नहीं होगा। यहाँ से आराम से क्या हो जाएगा? पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो जाएगा। अब सेकंड केस में देख लीजिए, ऊपर है S3 एंड S1, ठीक है ना, और नीचे क्या है बेटा? S1 एंड S2। देखो S3 जो है बेटा, S3 का कोई भी सिमिलर अलील नीचे नहीं है, नीचे S1 S2 है। जो डिफरेंट है बेटा किससे? S3 से। तो S3 एंड S1 S2 का आपस में कोई भी कंपेटिबिलिटी टेस्ट नहीं होगा। बिकॉज ये डिसिमिलर है बेटा, ये सिमिलर नहीं है। बिकॉज कोई भी कंपेटिबिलिटी का टेस्ट नहीं होगा तो आराम से क्या बनेगा? पोलन ट्यूब बनेगा। लेकिन S1 का कंपेटिबिलिटी टेस्ट S1 के साथ, नीचे वाले S1 के साथ मैच करेगा। तो इन दोनों का प्रोटीन आपस में मैच करेगा, जैसे प्रोटीन मैच करेगा यहाँ पे कोई भी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। और थर्ड केस में आप देख सकते हैं बेटा, S2 S1 ऊपर भी है, S1 S2 नीचे भी है। 100% इनकम्पेटिबिलिटी टेस्ट होगा बेटा और यहाँ पे कोई भी पोलन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो दिस प्रॉपर्टी बेटा, जहां पे पोलन गेन को जेनेटिक बेसिस पे चेक किया जाता है कि जेनेटिक लेवल पे पोलन गेन अपना है कि पराया है, इस पर्टिकुलर टेस्टिंग के बाद या तो पोलन गेन को हम प्रमोट करेंगे टू ग्रो, या तो हम उसको रोकेंगे फ्रॉम ग्रोथ बेटा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम सेल्फ सर्टिलिटी बोलते हैं और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। और इसी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का जेनेटिक बेसिस है, मतलब ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है, ये जीन से कंट्रोल की गई प्रोसेस है। और बिकॉज इसका जेनेटिक रीजन है बेटा, तो इसको हम डिफरेंट मानते हैं किसी प्रीपोटेंसी से। ठीक है, तो प्रीपोटेंसी एक्चुअल में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ही है, बट यहाँ पे हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में पूरा जेनेटिक रीजन दे रहे हैं बेटा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस अलील की वजह से हो रहा है, किस जीन की वजह से हो रहा है, डैश एंड डैश। और वो साइंटिस्ट बेटा जिसने जेनेटिक रीजन या जेनेटिक बेसिस दिया बेटा किसका? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का और सेल्फ सर्टिलिटी का, उस साइंटिस्ट का नाम है बेटा मैंगलस डॉफ। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया एक बार। तो मैंगलस डॉफ जो है बेटा MANGLES मैंगलस डॉफ वो साइंटिस्ट था जिसने एक हाइपोथेसिस भी दी बेटा, जिसको हम S जीन S एलील हाइपोथेसिस बोलते हैं। और S जीन S एलील हाइपोथेसिस का मानना क्या है बेटा कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को कंट्रोल किया जाता है कि जीन से, जिसको हम S जीन बोलते हैं। S जीन के बहुत सारे एलील्स है, जैसे S1 S2 S3 डैश एंड डैश।
और अब पोलन ग्रेन का कौन सा अलील बेटा मैच करेगा किसके साथ, स्टेगमा के एस अलील के साथ, उसके बेसिस पे या तो पोलन ग्रेन को जर्मिनेशन करने दिया जाएगा या तो उसको जर्मिनेशन के प्रोसेस से रोका जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ इनकम्बेटिबिलिटी। तो देख लेते हैं बेटा हम आगे। तो ये है बेटा सेल्फ इनकम्बेटिबिलिटी। तो इन प्लांट्स विद एसआई मतलब सेल्फ इनकम्बेटिबिलिटी, हाँ, वो प्लांट्स बेटा जिनके अंदर सेल्फ इनकम्बेटिबिलिटी देखा जाता है। व्हेन अ पोलन ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन अ प्लांट रीचेस अ स्टेगमा ऑफ द सेम प्लांट, जब पोलन ग्रेन बनेगा, सेम प्लांट से पोलन ग्रेन बना और सेम प्लांट के स्टेगमा के ऊपर चला गया बेटा, ठीक है ना, और अनदर प्लांट विद सिमिलर जीनोटाइप, या तो दूसरे प्लांट के पास जाएगा लेकिन जीनोटाइप उसका भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ एस जीन होगा या एस एलील होगा बेटा। The process of pollen germination, pollen tube growth, ovule fertilization and embryo development is halted। मतलब यहाँ पे पोलन ट्यूब को बनने नहीं दिया जाएगा। अब पोलन ट्यूब भी नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा बेटा, ठीक है ना। और जब एम्ब्रियो ही नहीं बनेगा तो कोई सीड फॉर्मेशन भी नहीं होगा। SI means self incompatibility. Self incompatibility is one of the most important means of preventing inbreeding and promoting the germination of new genotypes in plant। मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है प्लांट्स में बेटा, ये एक ऐसा मेथड है जो हमेशा इनब्रीडिंग को जेनेटिक लेवल पे रोकेगा और आउटब्रीडिंग को, या मैं बोल सकता हूँ बेटा क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करेगा बेटा, प्रमोट करेगा। एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कॉजेस फॉर स्प्रेड एंड सक्सेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स ऑन अर्थ। और ये एक कॉज माना जाता है कि एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म से कैसे ज्यादा फैल गए, एंजियोस्पर्म डोमिनेट क्यों हो गए, ये उसका एक रीजन माना जाता है बेटा, बिकॉज ऑफ देयर, बिकॉज जितना ज्यादा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दिखाया जाएगा उतना ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जितना ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होगा उतना ज्यादा वेरिएशन आएगा, जितना ज्यादा वेरिएशन आएगा ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा एवोल्यूशन भी होगा बेटा, ठीक है ना। चले अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का जेनेटिक रीजन क्या है बेटा, तो मैकेनिज्म ऑफ सिंगल लोकस सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और एस जीन एस एलील हाइपोथेसिस, मतलब जेनेटिक लेवल क्या है, जेनेटिक बेसिस क्या है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा एक हाइपोथेसिस दी गई है। हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा एस एलील हाइपोथेसिस और एस जीन एस एलील हाइपोथेसिस। और इसको देने वाला साइंटिस्ट जो था बेटा, मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, उसको इसको देने वाला साइंटिस्ट जो था उसका नाम था बेटा मैंगलस डॉफ, ठीक है। तो मैंगलस डॉफ साइंटिस्ट था बेटा जिसने क्या दिया है, जिसने एस जीन एस एलील हाइपोथेसिस दिया है। और एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना, क्लियर है ना। अब मैंगलस डॉफ ने क्या बोला बेटा, ये हम समझ लेते हैं। मैंगलस डॉफ ने बोला कि प्लांट के पास एक एस जीन होगा, जिस एस जीन के बहुत सारे एलील्स होंगे। अब ये अगर सेम प्लांट है बेटा, मतलब प्लांट ए है बेटा, प्लांट ए में बेटा मेल पार्ट भी बना और फीमेल पार्ट भी बना, मेल पार्ट के अंदर भी सेम एस एलील होगा, फीमेल पार्ट के अंदर भी सेम एस एलील ही होगा, डिफरेंट एस एलील नहीं होगा। बिकॉज मेल एंड फीमेल के बेटा सिमिलर एस एलील्स है, तो सेम प्लांट के बिकॉज ऑफ द सिमिलर एस एलील्स इन द सेम प्लांट इन द सेम फ्लावर बेटा, वो कभी भी आपस में सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे। उनको हमेशा कहाँ पे जाना पड़ेगा, दूसरे फ्लावर पे जाना। और जब वो दूसरे फ्लावर में जाएंगे वहां पे भी ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उस दूसरे फ्लावर का एस एलील डिफरेंट है कि सेम है। अगर डिफरेंट होगा तब पॉलिनेशन होगा, अगर डिफरेंट नहीं होगा तब कभी भी पॉलिनेशन नहीं होगा, तब कभी पॉलिनेशन नहीं तब कभी बेटा पोलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं होगा, वहां पे पोलन की ग्रोथ को, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को रोका जाएगा। चलिए देख लेते हैं। The best studied mechanism of self-incompatibility act by inhibiting the germination of pollen on stigma or the elongation of pollen tube in the styles. These mechanisms are based on protein-protein interaction, and the best understood mechanism are controlled by single locus termed S। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बता रहा है कि एस जीन एस एलील हाइपोथेसिस में बेटा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को समझने के लिए हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में पोलन ट्यूब को ग्रो करने से रोका जाता है। क्यों रोका जाता है बेटा, बिकॉज प्रोटीन, पोलन ट्यूब का प्रोटीन स्टेगमा के प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है। अगर पोलन ट्यूब का एस प्रोटीन बेटा स्टेगमा के एस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर गया तो दैट मीन्स बेटा वो सेम प्रोटीन्स थे, और अगर वो सेम प्रोटीन थे दैट मीन्स उनका अलील भी सेम था। और अगर सेम अलील का सेम प्रोटीन आपस में फ्यूज कर गया तो ऐसा पोलन ट्यूब कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो फ्यूज नहीं करा दैट मीन्स अलील्स अलग थे, अलील्स अलग होंगे तो प्रोटीन्स अलग होंगे, प्रोटीन्स अलग होंगे तो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, नेगेटिव इंटरेक्शन मिलेगा, और जैसे नेगेटिव इंटरेक्शन मिलेगा वो आराम से क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा, ठीक है ना। चलो अब ये सारा काम कौन कर रहा है बेटा, ये एक प्रोटीन जीन कर रहा है, जिस जीन को हम बेटा एस जीन बोलते हैं, ठीक है, जो लोकस मतलब एस लोकस पे पाया जाता है, जीन का नाम एस जीन है।
और इसके मेनी एलील्स है विच है मेनी डिफरेंट एलील्स, जो मैंने आपको बताया अभी बेटा S1, S2, S3, S4 डैश एंड डैश. Despite their similar morphological and genetical manifestations, these mechanisms have evolved independently and are based on different cellular components. Therefore, each mechanism has its own unique S gene. मतलब ये जो alleles आप देख रहे हैं बेटा, हालांकि ये सेम फ्लावर के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना, सेम स्पीशीज के अंदर मिलेंगे, सेम स्पीशीज के अंदर सेम फ्लावर के अंदर पाए जाने के बाद भी बेटा इनके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंटली फॉर्म हुए हैं, इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं बेटा. और हर एक अलील जो है बेटा वो यूनिक होगा, S1 यूनिक होगा, S2 यूनिक होगा, डैश एंड डैश एंड डैश. The S locus contains two basic protein coding regions, one expressed in the pistil and other expressed in the anther. ये बता रहा है बेटा ये जो S जीन है, S जीन के बेटा दो मेजर प्रोटीन कंपोनेंट्स होंगे, दो मेजर प्रोटीन फॉर्मेशन होंगी बेटा. उसका एक प्रोटीन बनेगा बेटा पिस्टल पे, मतलब फीमेल पार्ट पे, और दूसरा प्रोटीन बनेगा बेटा एंथर पे. तो अगर ये मेल एंड फीमेल प्रोटीन बेटा आपस में इंटरेक्ट कर गए तो पोलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं होने वाला है. अगर ये ग्रो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर गए तो फिर पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा बेटा. ठीक है, अब इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम फीमेल एंड मेल डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं. तो मेल डिटर्मिनेंट होगा बेटा मेल पार्ट में एंड फीमेल डिटर्मिनेंट होगा बेटा फीमेल पार्ट में. Because of their physical proximity, these are genetically linked and are inherited as a unit बेटा. मतलब ये सेम जीन के बेटा डिफरेंट एलील्स है, ये हमेशा बेटा डिप्लॉइड सेट में हमेशा एक साथ क्या होंगे बेटा, इनहेरिट होंगे. The units are called S haplotypes. The translation products of these two regions of the S locus are two protein. तो ये वही चीज है बेटा जो मैंने आपको अभी बता दी. तो अगर दोनों प्रोटीन्स एक्सप्रेस कर गए, दोनों हैप्लोटाइप्स एक्सप्रेस कर गए और सेम प्रोटीन बना लिया तो वो आपस में इंटरेक्ट करेगा तो प्रोसेस ऑफ पोलन ग्रोथ और पोलन फॉर्मेशन रुकेगी. अगर इंटरेक्ट नहीं कर गए बेटा तो दैट मींस बेटा ये डिफरेंट एलील्स है और डिफरेंट एलील्स कभी भी बेटा पोलन ट्यूब की ग्रोथ को रोकते नहीं है बेटा. सिमिलर एलील्स हमेशा उसको रोकेंगे. ये है जेनेटिक रीजंस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. चल तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप बेटा और बेटरली इसको समझ सकते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा था. ये देख लीजिए बेटा, ये हमारे पास एक स्टेगमा है और स्टेगमा के पास बेटा है दो एलील्स, एस जीन के दो एलील्स है, S1 S2. अब इसके ऊपर बेटा दो पोलन ग्रेन्स आ गए, सेम स्पीशीज के अलग फ्लावर के दो पोलन ग्रेन्स आ गए. एक पोलन ग्रेन है बेटा S3 एंड दूसरा पोलन ग्रेन है बेटा S4. तो बताओ बेटा परसेंटेज ऑफ पॉलिनेशन क्या होगा, 100% होगा, बिकॉज S3 भी पॉलिनेट करेगा, S2 भी पॉलिनेट करेगा, बिकॉज S3 का कोई भी सिमिलर एलील नीचे नहीं है और S4 का कोई सिमिलर एलील नीचे नहीं है, बिकॉज दोनों एलील्स डिफरेंट है. यहाँ पे 100% पॉलिनेशन होगा बेटा. सेकंड केस में देख लीजिए बेटा S1 S3 S1 S2. तो S1 S1 आपस में मैच करेंगे तो ये जो पोलन गेन है बेटा ये पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, तो मतलब 50% पोलन गेन्स बेटा फेल हो गए पॉलिनेट होने में. लेकिन 50% क्या करेंगे बेटा, पॉलिनेट कर पाएंगे, ये आराम से पॉलिनेट करेगा, बिकॉज इसका कोई भी अपोजिंग मेंबर बेटा स्टेगमा के पास नहीं है. अब यहाँ पे बेटा S1 S2 है और ऊपर भी बेटा S1 S2 आया, तो यहाँ पे बेटा 0% फर्टिलाइजेशन होगा, 0% पॉलिनेशन होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी पोलन ग्रेन बेटा जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, बिकॉज दोनों के काउंटर पार्ट्स कहाँ पे बेटा, स्टेगमा के ऊपर है. ठीक है ना. तो ये इजी है बेटा, बस समझ लेना है, चीज को दिमाग में बैठा देना, बिकॉज इसके ऊपर बेटा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. तो मैं भी जब आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा स्टडी पार्ट, एग्जाम्पलर पार्ट बेटा, तो वहां पे मैं इसका एक दो क्वेश्चन देने वाला हूँ. तो सेम डायग्राम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, S1 S3 और नीचे बेटा S1 S2. ऊपर है S1 S3, नीचे S1 S2. तो S1 S1 आपस में इंटरेक्ट करेगा तो फेल हो जाएगा, लेकिन S3 S1 नहीं करेगा इंटरेक्ट, S3 S2 नहीं करेगा इंटरेक्ट, ये आराम से क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉलिनेट हो जाएगा. क्लियर है ना. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. एंड ये थ्योरी बेटा जो जेनेटिक रीजन बता रहा है किसका, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, इसको हम क्या बोलते हैं, एस जीन एस एलील हाइपोथेसिस बोलते हैं. और एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और याद भी रखनी है बेटा. क्लियर है ना. चले इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट पे. तो हमने सबसे पहले पढ़ा था बेटा यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लेंसी, सेकंड हमने पढ़ा डाइकोगैमी, थर्ड हमने पढ़ा प्रीपोटेंसी एंड फोर्थ हमने पढ़ा बेटा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड जेनेटिक रीजन ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा. क्लियर है. चले कोई भी डाउट हो इसमें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आंसर कर दूंगा. चलिए सेम चीज अगेन बेटा, पोलन grains of one flower are incapable of growing over the stigma of the same flower due to presence of similar satellite genes. ठीक है ना. एग्जाम्पल क्रूसिफर्स, पोटैटो, टोबैको, ग्रामिनेई एंड ऑर्चिडेसी बेटा. तो सेम चीज दोबारा से ही है. चले अब हम आते हैं बेटा हेटेरोस्टाइली की तरफ. तो हेटेरोस्टाइली इज बेटा अनदर मेथड टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड अपोज सेल्फ पॉलिनेशन.
हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या है बेटा? हेट्रोस्टाइली में ये होगा कि मेल एंड फीमेल पार्ट को बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन में प्रमोट करने के लिए क्या होगा, फीमेल पार्ट कहीं पे बेटा शॉर्ट होगा और मेल पार्ट कहीं पे क्या होगा, लॉन्ग होगा। मतलब किसी कंडीशन में बेटा मेल पार्ट लॉन्ग है और फीमेल पार्ट शॉर्ट है, और किसी में बेटा फीमेल पार्ट शॉर्ट है और मेल पार्ट लॉन्ग है बेटा। तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन बेटा जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की लेंथ को क्या किया जाता है, वेरी किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड अपोज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। The plants of some species in which flowers are dimorphic thus facilitate cross pollination. Some of them possess long style but short stamen बेटा, style long होगा एंड stamen short होगा बेटा, ठीक है ना। ये याद रख लेना। इंपॉर्टेंट चीज और एक बता देता हूँ। अच्छा यहाँ पे लिखा भी है बेटा, तो a long style but a short stamen and are known as pin-eyed। तो pin-eyed कंडीशन का मतलब होता है बेटा ये एक ऐसा तरीका है हेट्रोस्टाइली का जहाँ पे बेटा स्टाइल लंबा होगा एंड स्टेमिन क्या होगा, शॉर्ट होगा। जैसे अब यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे स्टाइल जो है बेटा, स्टाइल मतलब फीमेल पार्ट जो बेटा वो लॉन्ग है और मेल पार्ट्स क्या है बेटा, शॉर्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पिन आइड कंडीशन बोलते हैं। दूसरा कंडीशन है बेटा, वहां पे स्टाइल क्या होगा बेटा, शॉर्ट होगा, लेकिन स्टेमिन क्या होगा बेटा, लॉन्ग होगा। इसको हम थंब आइड कंडीशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो बेटा, ये थंब आइड कंडीशन है। तो दिस इज पिन आइड कंडीशन एंड दिस इज थंब आइड कंडीशन। दोनों किसके प्रोसीजर से बेटा? हेट्रोस्टाइली के प्रोसीजर से। जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे मेल पार्ट का लेंथ या तो इंक्रीज ज्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ फीमेल पार्ट, या तो फीमेल पार्ट का लेंथ ज्यादा है बेटा किसके कंपैरिजन में, मेल पार्ट के कंपैरिजन में, ठीक है ना। चले पिन आइड जो होता है बेटा उसको हम एल मॉर्फ भी बोलते हैं एंड थंब आइड जो होता है बेटा उसको हम एस मॉर्फ भी बोलते हैं। ये भी याद रखना है, क्लियर है ना। तो हेट्रोस्टाइली कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे डिफरेंस होगा बेटा किसमें, लेंथ ऑफ स्टाइल में या स्टेमन में बेटा, क्लियर है ना। तो अगर लेंथ ऑफ स्टाइल मतलब स्टाइल ज्यादा है बेटा, लेंथ ऑफ स्टाइल ज्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ स्टेमन, तो उसको हम पिन आइड बोलेंगे। अगर लेंथ ऑफ स्टाइल ज्यादा है बेटा इन कंपैरिजन, अगर लेंथ ऑफ स्टेमिन ज्यादा है बेटा इन कंपैरिजन ऑफ स्टाइल, उसको हम थंब आइड बोलते हैं बेटा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, लॉन्ग स्टाइलेड फ्लावर मतलब पिन कंडीशन, शॉर्ट स्टाइलेड फ्लावर मतलब थंब कंडीशन। तो देख सकते हैं बेटा इसका पोलन गेन बेटा यहाँ पे आगे काम नहीं करेगा, इसका पोलन गेन बेटा यहाँ पे आगे काम नहीं करेगा बेटा, ठीक है। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप हेट्रोस्टाइली आपको समझ आया होगा एंड पिन एंड थंब आप याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है बेटा हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब शॉर्ट में है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करने के लिए फ्लावर क्या करेगा बेटा, कुछ बैरियर्स को डेवलप करेगा, मतलब कुछ दीवार डेवलप करेगा, कुछ बैरियर डेवलप करेगा, और वो बैरियर बेटा अपने पोलन को क्या करेगा, रोकेगा। और वो बैरियर जो होगा बेटा उसको क्रॉस कौन कर सकता है, एक पॉलिनेटर ही कर सकता है। पॉलिनेटर मतलब कोई इंसेक्ट कर सकता है, कोई बर्ड कर सकता है, या कोई और पर्टिकुलर पॉलिनेटर कर सकता है। ये नॉर्मल तरीके से कभी भी पॉलिनेट नहीं हो पाएगा, क्लियर है ना। चले हेरकोगेमी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिखा है बेटा, इन सम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वेयर द स्टेग्मा एंड एंथर मैच्योर एट द सेम टाइम, मतलब इनमें मैच्योरेशन सेम टाइम पे हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन इज अवॉइड, कैसे अवॉइड करेंगे, बाय सम सॉर्ट ऑफ बैरियर। तो एग्जांपल्स क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लाई एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो मेल एंड फीमेल पार्ट अलग अलग दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। In some flowers, corolla has peculiar form which act as barrier in self pollination. For example, Aristolochia. कुछ के अंदर क्या हो बेटा, करोला जो है मतलब कैलेक्स करोला वाला पार्ट जो है बेटा, करोला वाला पार्ट ऐसा बनेगा कि वो पूरे मेल एंड फीमेल पार्ट को छुपा देगा बेटा, उसको कवर अप कर देगा। और जैसे कवर अप कर देगा तो वहां पे बेटा सेल्फ पॉलिनेशन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इन सम अदर फ्लावर्स द पोलन्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉलिनिया which can only be carried away by insects, for orchids and collateral। कुछ के अंदर क्या होगा बेटा, सारे पोलन गेंस को बेटा हम फ्यूज कर देंगे, सारे पोलन गेंस को बेटा जमा कर देंगे इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलिनिया। तो पॉलिनिया बेटा एक जगह से जब दूसरी जगह जाएगा वो खाली एक स्पेशल इंसेक्ट के थ्रू ही जाएगा, वो कभी भी अपने फ्लावर के अंदर दही सेंस नहीं दिखाएगा या ब्रेक नहीं होगा बेटा, जिसकी वजह से भी क्या होगा, जिसकी वजह से भी प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन होगा लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा बेटा। So these are all the different types of reasons, these are all the different types of methods जो किस में मदद करते हैं बेटा, जो प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करते हैं। ये सारी डिवाइसेस है बेटा किसकी, क्रॉस पॉलिनेशन और आउट ब्रीडिंग की। और नीट का एक कॉमन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस ऑफ आउट ब्रीडिंग। तो याद रख लेना बेटा कौन कौन सा है, डाइक्लेंसी है जिसको हम यूनिसेक्सुअलिटी भी बोलते हैं, डाइकोगेमी है, प्रीपोटेंसी है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है,
हेट्रोस्टाइली है एंड हर्कोगैमी है। ये सारी एग्जांपल्स प्लीज याद रख लेना, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बेटा और एक मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस पे जिसको हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, तो पहले ये समझ लीजिए आप। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब हुआ बेटा वो सब कुछ जो होगा बेटा फ्रॉम पॉलिनेशन टिल पोलन ग्रेन बेटा, या पोलन ट्यूब बेटा कहाँ पहुंच जाएगा, इनसाइड अव्यूल पहुंच जाएगा। उस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम नाम देते हैं, शाबाश, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। मतलब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बेटा वो सारा काम है, वो सारे इवेंट्स है, वो सारे प्रोसेसेस है बेटा जो शुरू हुई कहाँ से, पॉलिनेशन से, और खत्म कहाँ पे होगी बेटा, जैसे ही पोलन ट्यूब जो है बेटा वो एंटर करेगा किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा या एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगा। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या क्या आएगा बेटा, सबसे पहले पॉलिनेशन आएगा, फिर पॉलिनेशन के बाद बेटा पोलन ग्रेन का जैसे बैठा है, पोलन ग्रेन बैठता है बेटा स्टेगमा के ऊपर, वो प्रोसेस आएगा जिसको हम एडिशन बोलते हैं बेटा। फिर उसके बाद पोलन ट्यूब का बनना आएगा, मतलब जिसको हम पोलन ट्यूब जर्मिनेशन बोलते हैं बेटा। फिर फाइनली बेटा एंट्री इनटू द पोलन सैक आएगा या एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक आएगा। तो एवरी procedure, every method, every event which occurs from pollination till pollen tube enters into the embryo sac, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में होता क्या है बेटा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एक फीमेल, ये एक कार्पल है बेटा, ऐसे हम आगे और डायग्राम देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये कार्पल ऐसा है बेटा समझने के लिए, और इस कार्पल के ऊपर क्या है बेटा, एक पोलन ग्रेन आया, ठीक है। ये पोलन ग्रेन मतलब पॉलिनेशन हो गया और पोलन ग्रेन आया। जैसे पोलन ग्रेन बेटा इस कार्पल के ऊपर बैठेगा, सबसे पहले इसका क्या किया जाएगा, उसको वाटर प्रोवाइड किया जाएगा और थोड़ा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो मतलब स्टेगमा जो है बेटा, स्टेगमा इस पोलन ग्रेन को, चाहे अपना है पुराना पराया पोलन ग्रेन है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टेगमा क्या करेगा बेटा, उसको थोड़ा न्यूट्रिशन एंड वाटर प्रोवाइड करेगा। जैसे ही ये पोलन ग्रेन बेटा थ्रू पोर, जब मैंने ऑलरेडी हमने पढ़े बेटा, मैंने बोला था एक्साइन के अंदर बेटा स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, अगर आपको याद हो बेटा, उन्हीं पोर्स के थ्रू क्या करेगा, उन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स बेटा एंटर करेंगे इनसाइड द मेम्ब्रेन और इनसाइड द पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन। जैसे पोलन ग्रेन के अंदर वाटर एंटर करेगा, मिनरल्स एंटर करेंगे, तो इनसाइड पोलन ग्रेन बेटा प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो पोलन ट्यूब हल्का सा बाहर आ जाएगा बेटा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोलन ट्यूब थोड़ा सा बाहर आ गया। जैसे पोलन ट्यूब बाहर आएगा ना, जैसे ही पोलन ट्यूब बाहर आ जाता है तो इसके प्रोटीन जो एस जीन के प्रोटीन्स थे बेटा, जो हम अभी पढ़ रहे थे, सेल्फ इनकम्पेटेबल प्रोटीन्स थे बेटा, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे वो सेल्फ इनकम्पेटेबल प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएंगे, मान लेते फॉर बेटा ये पोलन ग्रेन के अंदर, ये पोलन ग्रेन जो अभी आया है, इसका सेल्फ इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन बेटा मैच कर रहा है किसके साथ, स्टेगमा के साथ मैच कर रहा है। तो अगर इनके पोलन ग्रेन बेटा आपस में मैच, अगर इसका पोलन ग्रेन का प्रोटीन एंड स्टेगमा का प्रोटीन बेटा आपस में मैच कर गया, तो इसका न्यूट्रिशन रोक दिया जाएगा, इसका बेटा जो वाटर प्रोवाइड कर रहे थे वो रोक दिया जाएगा। तो जैसे न्यूट्रिशन वाटर रुकेगा, इसका ग्रोथ क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अब मान लेते हैं बेटा फॉर एग्जांपल ये पोलन ग्रेन जो आया था, इसका एस जीन बेटा मैच नहीं कर रहा है किसके साथ, स्टेगमा के एस जीन के साथ बेटा। तो जब वो मैच नहीं करेगा तो इसको और ज्यादा न्यूट्रिशन दिया जाएगा, और ज्यादा वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा, और जैसे इसको ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा और ज्यादा वाटर मिलेगा, तो पोलन ट्यूब का कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। यानी पोलन ट्यूब एक्चुअल में क्या है, पोलन ट्यूब एक्सटेंशन है बेटा किसका, इंटाइन का। आपको याद हो बेटा एक्साइन के अंदर इंटाइन होता था, तो इंटाइन के अंदर हम बेटा कंटिन्यूअसली वाटर की वजह से क्या कर रहे हैं बेटा, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे जैसे वाटर अंदर जाता रहेगा वैसे वैसे बेटा इंटाइन के ऊपर क्या होता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे इंटाइन में प्रेशर बढ़ेगा तो इंटाइन बाहर बेटा एक ट्यूब के समान ग्रो करेगा। ये आप देख लो बेटा, ये ट्यूब के समान ग्रो कर रहा है। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम पोलन ट्यूब बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो पोलन ट्यूब एक पार्ट है बेटा किसका, ये पार्ट है बेटा मेल गेमेटोफाइट का, और इस पोलन ट्यूब के अंदर आपको 3 सेल्स मिलती है। ये आपको 2 सेल्स पीछे दिखाई दे रही है और ये 1 सेल आगे दिखाई दे रहा है। ये जो 2 सेल्स आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये मेल गेमीट्स होते हैं, और ये जो आगे सेल दिखाई दे रहा है बेटा, ये होता है ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है ना। और यही वो स्ट्रक्चर है बेटा, यही वो सेल है बेटा, यही वो न्यूक्लियस है जो बेटा रिकॉग्नाइज करता है, जो पहचानता है बेटा किसकी, केमिकल सिग्नल्स ऑफ ओव्यूल की। मतलब जैसे पोलन ट्यूब बेटा ग्रो करना शुरू करेगा इनसाइड द ओवरी या टुवर्ड्स द ओवरी बेटा, जब पोलन ट्यूब ग्रो करना शुरू करेगा, पोलन ट्यूब को कैसे पता चलता है ओव्यूल कहाँ पे है, पोलन ट्यूब को कैसे पता चलता है कि मेरे को नीचे ग्रो करना है कि साइड में ग्रो करना है, उसको नीचे बुलाने के लिए बेटा उसको नीचे बुलाने के लिए बेटा ओव्यूल जो है
ओव्यूल के पास एक सेल होती है जिसको हम सिनर्जिड बोलते हैं। सिनर्जिड क्या करती है बेटा, वो केमिकल्स रिलीज करती है, ठीक है, जिनको हम कीमोट्रॉफिक या कीमोटैक्टिक केमिकल्स बोलते हैं। और उन केमिकल्स को कौन पहचानता है बेटा, उन केमिकल्स को ट्यूब सेल पहचानती है। और जैसे जैसे बेटा ये केमिकल सिक्रीट होते जाएंगे तो ये ट्यूब न्यूक्लियस बेटा इस पोलन ट्यूब को ग्रो कराता जाएगा, कहाँ की तरफ, टुवर्ड्स दोस केमिकल्स। और जैसे जैसे बेटा ये ट्यूब नीचे जाता रहेगा, केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा, बिकॉज केमिकल रिलीज कौन कर रहा है बेटा, सिनर्जिड्स रिलीज कर रही है। और एक स्ट्रक्चर भी रिलीज करता है जिसको हम ऑर्बोरेटर बोलते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो सिनर्जिड्स केमिकल्स रिलीज कर रही है, तो टुवर्ड्स दी सिनर्जिड्स बेटा कौन मूव कर रहे हैं, पोलन ट्यूब मूव कर रहा है। जैसे जैसे पोलन ट्यूब नीचे मूव करता जाएगा, ये सिनर्जिड के नजदीक पहुंचता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब इस एकदम सिनर्जिड के पास पहुंचेगा। जैसे सिनर्जिड के पास पहुंचेगा, सिनर्जिड के पास ही बेटा माइक्रोपाइल होगा, तो ये माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगा किसके अंदर, एम्ब्रियो साइक के अंदर। तो दिस प्रोसेस बेटा, जहां पे पोलन ट्यूब कैसे ग्रो करता है, कौन कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना, कैसे माइक्रोपाइल में पहुंचेगा, कैसे सिनर्जिड केमिकल रिलीज करेगी, इस पूरी कहानी को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो इस डायग्राम में सबसे पहले जो दिखाया जा रहा है बेटा, वो दिखाया जा रहा है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो ये बेटा आप देख रहे हैं बेटा, ये आपका पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन में बेटा जर्म पोर है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जर्म पोर है एंड न्यूक्लियस है। डिवीजन हो गया जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज बेटा, जहां पे मैंने बोला था मैक्सिमम का 2 सेल स्टेज पॉलिनेशन होता है, लेकिन कुछ का 3 सेल स्टेज पॉलिनेशन होता है। तो ये 2 सेल स्टेज हो गया, एक बन गया ट्यूब सेल, एक बन गया बेटा जनरेटिव सेल, ठीक है ना। अब क्या हो गया बेटा, ट्यूब सेल नीचे आ गया और जनरेटिव सेल पीछे रहेगा बेटा, ठीक है ना। अब जनरेटिव सेल ने डिवाइड कर दिया और इसने 2 सेल्स बना ली, इनको मेल गेमेट्स बोलते हैं। अब ये बन गया 3 सेल स्टेज। मेल गेमेटोफाइट इज अ 3 सेल स्ट्रक्चर बेटा, जिसमें से 2 मेल गेमेट्स होते हैं, एक ट्यूब सेल है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है। मेल गेमेट्स पीछे चले गए, ट्यूब न्यूक्लियस आगे आया। क्यों आगे आया, बिकॉज इसको पहचानना है बेटा कि केमिकल सिग्नल कहाँ से आ रहा है। और जैसे बेटा इसने केमिकल सिग्नल को पहचाना, कंटिन्यूअसली क्या करता गया, ग्रो करता गया बेटा, ठीक है ना। ग्रोथ ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब हो रहा है। ये ग्रोथ कंटिन्यूअसली चलता जाएगा बेटा, और कब तक चलता जाएगा, जब तक ये कहाँ ना एंटर कर दे, इनसाइड एम्ब्रियो सैक ना एंटर कर दे बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। चलिए, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बेटा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टेगमा एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पॉलिनेशन इज जस्ट द बिगिनिंग और रादर द फर्स्ट स्टेप ऑफ पोलन पिस्टल। मैंने पहले ही बोला आपको बेटा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की शुरुआत कहां से होती है, पॉलिनेशन से होती है बेटा। तो पॉलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। द पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आपको ऑलरेडी पता है बेटा, पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें बेटा ओवरी होती है, स्टाइल होता है एंड स्टेगमा होता है, ये भी आपको पता है। द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बिगिंस विद द पॉलिनेशन, ये शुरू होगा पॉलिनेशन से, फॉलोड बाय पोलन एडेशन टू द स्टेगमा। और जैसे पॉलिनेशन खत्म होगा, पोलन ग्रेन कहाँ पे पहुंच जाएगा बेटा, स्टेगमा के। एडेशन मतलब ये पोलन ग्रेन बेटा स्टेगमा के साथ चिपक जाएगा, या स्टेगमा के ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे ही स्टेगमा के ऊपर पहुंचेगा बेटा, तो इसको वाटर सप्लाई किया जाएगा। जैसे इसको वाटर मिलेगा बेटा, तो ये हाइड्रेट हो जाएगा, और ये हाइड्रेशन की वजह से बेटा इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या निकलेगा बाहर, पोलन ट्यूब निकलेगा। याद रखना, पोलन ट्यूब क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन होता है बेटा, ठीक है ना। पोलन grains reach the receptive stegma of the carpel by the act of pollination. Pollen grains, after getting attached to the stegma, absorb water and swell. Subsequent to mutual recognition and acceptance of pollen grains, the pollen grain germinates in vivo to produce the pollen tube, which grows into stegma towards the ovarian cavity. मतलब ये पैराग्राफ बता रहा है, जैसे पोलन ग्रेन बेटा स्टेगमा के पास पहुंचा तो वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब पोलन ट्यूब आगे ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है बेटा किसके ऊपर, सब्सिक्वेंट म्यूचुअल रिकॉग्निशन। मतलब अगर रिकॉग्निशन बेटा पोलन ट्यूब के एंड स्टेगमा के बीच में हुआ, तो फिर बेटा आगे पोलन ट्यूब ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर रिकॉग्निशन नहीं हुआ, तो फिर आगे जाके क्या करता है बेटा, पोलन ट्यूब ग्रो करता है। और कहां तक ग्रो करेगा, ओवरी तक ग्रो करेगा, या ओवरियन कैविटी तक ग्रो करेगा। During the growth of pollen tube from pollen grain towards ovule through style of pistil is shows property of chemotaxis। ये बता रहा है कि पोलन ट्यूब बेटा जब ग्रो करता है, कहाँ पे ग्रो करता है बेटा, वो स्टेगमा से ग्रो करता है, स्टाइल के थ्रू ग्रो कर रहा है, और किसकी तरफ जा रहा है बेटा, ओव्यूल की तरफ जा रहा है। तो जब ये ओव्यूल की तरफ जा रहा होता है, ये क्या दिखाता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ कीमोटैक्सिस दिखाता है। कीमोटैक्सिस मतलब इस पोलन ट्यूब के पास प्रॉपर्टी होती है कि ये केमिकल्स को क्या कर सकता है, पहचान सकता है, या केमिकल्स को सेंस कर सकता है बेटा, ठीक है ना। वो केमिकल कहाँ से आ रहे हैं बेटा, वो केमिकल सिनर्जिड से आ रहे हैं,
और फ्यूनिकल के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसको हम आर्बोरेटर बोलते हैं, वहां से आ रहा है। अगर आपको याद हो बेटा, हमने अयूल ऐसे बनाया था, हमने अयूल ऐसे बनाया था, और अयूल के पास बेटा ऐसा एक स्ट्रक्चर होता था, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता था, इसको फ्यूनिकल बोलते हैं। और फ्यूनिकल के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा रहता है बेटा यहाँ पे, मान लो बेटा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लगा रहेगा, एक फ्लैग लगा रहेगा, उस फ्लैग को हम क्या बोलते हैं, उसको हम आर्बोरेटर बोलते हैं। मतलब पोलन ट्यूब जब अंदर आता है ना, वो सबसे पहले किसको पहचान के अंदर आता है बेटा, फर्स्ट एड्रेस जो उसके लिए बेटा जहां पे उसको सबसे पहले पहुंचना है वो आर्बोरेटर होता है। अब वो सबसे पहले आर्बोरेटर के पास ही क्यों आता है, बिकॉज सबसे पहले केमिकल्स कौन रिलीज करता है, आर्बोरेटर रिलीज करता है। तो प्राइमरी केमिकल जो रिलीज होंगे वो आर्बोरेटर से रिलीज होंगे। तो मतलब ये कुछ ऐसा है बेटा, इधर एक बार इसको समझ लीजिए आप, ये समझ लीजिए आप पहले। ये आपको पता है बेटा, हमारा कार्पल ऐसा होता है डायग्राम में, दिस इज कार्पल बेटा, थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ इसको, ये कार्पल है बेटा हमारा, ऐसे कार्पल है ना। और कार्पल के अंदर बेटा ओव्यूल ऐसे, तो ये समझ लो बेटा ये ओव्यूल है इधर, ये ओव्यूल है बेटा, ठीक है ना। और ऊपर से कौन ग्रो करके आ रहा है बेटा, ये पोलन ट्यूब ग्रो करके आ रहा है, ये पोलन ट्यूब ग्रो करके आ रहा है, ठीक है ना। अब ये पोलन ट्यूब बेटा नीचे ही ग्रो क्यों कर रही है, डाउनवर्ड्स ही ग्रो क्यों कर रहा है, बिकॉज इस पोलन ट्यूब को जाना कहाँ पे बेटा, इसको अंदर जाना है, ओव्यूल के अंदर जाना, मतलब यहाँ पे पहुंचना है बेटा, इनसाइड ओव्यूल पहुंचना है, किसके पास, एम्ब्रियो सैक के पास। लेकिन ये डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक पे नहीं जाएगा बेटा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे बेटा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये फ्यूनिकल मान लो, फ्यूनिकल के ऊपर बेटा यहाँ पे एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर को हम आर्बोरेटर बोलते हैं। तो आर्बोरेटर क्या करना शुरू करेगा, ये केमिकल्स रिलीज करना शुरू करेगा। जैसे केमिकल्स रिलीज होंगे बेटा, उन केमिकल्स को कौन पहचानेगा बेटा, उनको ट्यूब न्यूक्लियस पहचानेगा। और ये ट्यूब न्यूक्लियस बेटा केमिकल्स को सेंस करते करते कहाँ पे पहुंचेगा, आर्बोरेटर में पहुंचेगा। जैसे आर्बोरेटर पे पहुंचेगा बेटा, मतलब जैसे ही आपका पोलन ट्यूब आर्बोरेटर को टच करेगा, आर्बोरेटर केमिकल रिलीज करना बंद कर देता है, ठीक है ना। जैसे आर्बोरेटर से केमिकल रिलीज होना बंद होगा, यहां से कौन रिलीज करना शुरू करेगा, यहां से सिनर्जी रिलीज करना शुरू करेगा। अब मतलब दैट मींस बेटा कि जो पोलन ट्यूब ऊपर से आ रहा था, जो पोलन ट्यूब ऊपर से आ रहा था रेड लाइन में, वो सबसे पहले आर्बोरेटर के पास पहुंचेगा। जैसे आर्बोरेटर के पास पहुंचेगा, फिर वहां से किसकी तरफ आएगा बेटा, एम्ब्रियो सैक की तरफ आएगा। क्लियर है ना। तो प्राइमरी केमिकल्स रिलीज करता है आर्बोरेटर, बिकॉज सबसे पहले पोलन ट्यूब आर्बोरेटर के पास पहुंचेगा, और फिर उसके बाद कहां जाता है बेटा, टुवर्ड्स सिनर्जिड जाता है या टुवर्ड्स माइक्रोपाइल जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कीमोटैक्टिक मटेरियल्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम ओव्यूल बाय टू स्ट्रक्चर्स। द प्राइमरी कीमोटैक्टिक मटेरियल आर सिक्रेटेड बाय आर्बोरेटर present on the funicle to attract the pollen tube towards ovule through style. When pollen tube reaches arburator of the funicle, then chemotactic materials are secreted by one synergid of the egg apparatus. हमने ऑलरेडी पढ़ा है बेटा, एग apparatus में बेटा दो synergids होती है और एक egg cell होता है। तो आउट ऑफ दोज टू synergids, एक synergid क्या रिलीज करता है बेटा, एक synergid chemotactic chemical रिलीज करता है, ठीक है ना। कब तक रिलीज करता रहेगा, जब तक पोलन ट्यूब बेटा माइक्रोपाइल के नजदीक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। जैसे माइक्रोपाइल के पास बेटा पोलन ट्यूब पहुंचेगा, तो वो एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में बेटा थ्रू दिस, जो सिनर्जिड अभी तक केमिकल रिलीज कर रही थी ना, तो वो जैसे जैसे पोलन ट्यूब बेटा नजदीक आएगा माइक्रोपाइल के, तो वो सिनर्जिड बेटा मर जाएगी, बिकॉज उसने बहुत ज्यादा केमिकल्स रिलीज कर दिए, उसका सारा मटेरियल बेटा खत्म हो गया बाय रिलीजिंग द केमिकल्स बेटा। अब बची बेटा एक सेल एंड एक सिनर्जिड बच गई। अब पोलन ट्यूब बेटा अब पोलन ट्यूब बेटा एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा थ्रू द सेकंड सिनर्जिड। मतलब पोलन ट्यूब को बनाने के लिए एक सिनर्जिड सेक्रीफाइस हो गई, और फिर पोलन ट्यूब को अंदर लाने के लिए, मतलब इनसाइड एम्ब्रियो सैक लाने के लिए बेटा दूसरे सिनर्जिड भी सेक्रीफाइस होती है, बिकॉज पोलन ट्यूब थ्रू सिनर्जिड क्या करता है बेटा, एंटर करता है इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। Once pollen tube reaches near to micropyle, the synergid undergoes apoptosis because of loss of excess materials बेटा। मतलब वही मैं बता रहा था अभी, दो synergids थी, उसमें से एक बुला रही थी, जो बुला रही थी बेटा जैसे माइक्रोपाइल के पास आपका पोलन ट्यूब पहुंच गया, उस synergid की डेथ हो जाती है, बिकॉज उसके सारे मटेरियल्स क्या हो गए, खत्म हो गए बेटा, ठीक है ना। The property to sense these chemicals is present in tube nucleus of tube cell present in the pollen tube। वही मैं आपको अभी बताया कि इन केमिकल्स को सेंस कौन करता है बेटा, इन केमिकल को सेंस करने का काम होता है किसका, ट्यूब न्यूक्लियस का, जो किसका है बेटा, ट्यूब सेल का है, बिकॉज वही के उसी के पास प्रॉपर्टी होती है तो सेंस ऑल दीज केमिकल्स बेटा। और कौन कौन सा केमिकल रिलीज किया जाता है, एग्जाम का मोस्ट प्रेफरेबल क्वेश्चन है बेटा, और याद रखना है बेटा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में कौन कौन सा केमिकल रिलीज होता है, कैल्शियम,
बोरॉन एंड शुगर कॉम्प्लेक्स बेटा, शुगर कॉम्प्लेक्स में मैलिक एसिड कॉमनली पाया जाता है। कैल्शियम बेटा डायरेक्शन मेंटेन करता है कि कहाँ कहाँ से ग्रो करना है, किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। बोरॉन जो होता है बेटा वो पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सेक से पहले ब्रेक होने नहीं देगा, बिकॉज पोलन ट्यूब अगर एम्ब्रियो सेक से पहले ही ब्रेक हो गया फिर पॉलिनेशन फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये पोलन ट्यूब को बचा के रखेगा, पोलन ट्यूब को बेटा स्ट्रॉन्ग कर देगा तब तक जब तक वो कहाँ पे एंटर ना कर दे, जब तक वो बेटा एम्ब्रियो सेक में एंटर ना कर दे बेटा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। कैल्शियम प्रोवाइड डायरेक्शन टू द पोलन ट्यूब एंड कंट्रोल स्पीड ऑफ पोलन ट्यूब। कैल्शियम बेटा एक तो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है पोलन ट्यूब को एंड दूसरा स्पीड को मेंटेन करता है। स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब एग्जाम में पूछी गई कितनी होती है, 1 to 6 mm per hour होती है बेटा, ठीक है ना। बोरॉन प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ पोलन ट्यूब एंड इंक्रीजेस परसेंटेज ऑफ पोलन जर्म। बोरॉन जो होता है बेटा वो एम्ब्रियो सैक से पहले पोलन ट्यूब को बर्स्ट होने से बचाता है और इस वजह से बेटा वो रेट ऑफ पोलन जर्मिनेशन को बेटा इंक्रीज भी करता है। इसके अलावा बेटा पोलन जर्मिनेशन के लिए हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, टेम्परेचर बेटा 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एंड 10% शुगर सोल्यूशन चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। तो इन ऑर्डर फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, इन ऑर्डर फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब आपको क्या चाहिए, आपको कैल्शियम चाहिए, बोरॉन चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए एंड 10% शुगर सोल्यूशन चाहिए, ठीक है ना। चलिए GBMC, very important, discovered the pollen tube in Portulaca oleracea. Generally only one pollen tube is produced by a pollen grain, मतलब मोनोसफाइनस। अगर किसी पोलन ग्रेन में बेटा खाली एक सिंगल पोलन ट्यूब डेवलप हो जाए उसको हम मोनोसफाइनस बोलते हैं। मोस्टली कंडीशन मोनोसफाइनस होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर पॉलीसफाइनस भी पाई जाता है। पॉलीसफाइनस मतलब एक ही पोलन ग्रेन से बेटा बहुत सारे पोलन ट्यूब्स डेवलप हो जाते हैं, इसको पॉलीसफाइनस बोलते हैं, जो कुकुरबिटेसी में देखी जाती है, ठीक है ना। पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है बेटा, पोलन ट्यूब के अंदर बेटा एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है एंड 2 मेल गैमीट्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। ट्यूब न्यूक्लियस या जिसको हम बेटा ट्यूब सेल भी बोलते हैं बेटा, वो बाद में क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा जब पोलन ग्रेन कहाँ पे पहुंचेगा, जब पोलन ट्यूब कहाँ पे पहुंचेगा, इनसाइड एम्ब्रियो सैक पहुंचेगा। जैसे पोलन ट्यूब इनसाइड एम्ब्रियो सैक पहुंच गया, ट्यूब न्यूक्लियस का काम खत्म हो गया, बिकॉज ट्यूब न्यूक्लियस का काम क्या था बेटा, रास्ता दिखाना बेटा, ठीक है ना, डिटेक्शन करना केमिकल्स का। अब जो काम उसका था वो तो हो गया बेटा, तो फाइनली वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। पीछे क्या रह जाएंगे, ओनली 2 मेल गैमीट्स रह जाएंगे जो कहाँ पे एंटर करेंगे, इनसाइड एम्ब्रियो सैक एंटर करेंगे। तो उनका क्या होगा वो हम कल पढ़ेंगे जब मैं आपको बेटा डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे डायग्राम में बेटा वही चीज दिखा रहा जो हम अभी पढ़ रहे थे। अगर आपको डायग्राम विजिबल हो रहा है तो ये है बेटा पोलन ग्रेन्स ऊपर बैठे, तो पोलन ग्रेन्स का कुछ का जर्मिनेशन नहीं हुआ, जैसे इसका जर्मिनेशन नहीं हुआ, जैसे इसका भी जर्मिनेशन नहीं हुआ, जैसे इसका जर्मिनेशन हो रहा है, और ये सबसे ज्यादा ग्रो कर गया और ये नीचे आ रहा है बेटा। क्यों नीचे आ रहा है, बिकॉज ये पहचान रहा है बेटा, किसको पहचान रहा है, ये पहचान रहा है बेटा केमिकल सिग्नल्स को। उन केमिकल सिग्नल्स को कौन दे रहा है, आर्बोरेटर एंड सिनर्जिड। जैसे नीचे आ गया बेटा, ठीक है, अंदर आ गया और कहाँ पहुंचा बेटा, ये देख लीजिए, ये अंदर एम्ब्रियो सैक है हमारा, तो एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचा। जैसे एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचेगा फिर एंटर करेगा इनसाइड एम्ब्रियो सैक, और फिर आगे जाके हम कल पढ़ेंगे बेटा डबल फर्टिलाइजेशन होगा, वो हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये है बेटा सीक्वेंस ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जो एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपको याद भी रखना है, ठीक है ना। जैसे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, फिर पोलन एडिशन मतलब पोलन बैठेगा स्टेगमा के ऊपर, फिर पानी दिया जाएगा पोलन हाइड्रेशन, फिर पोलन ट्यूब बनेगा पोलन जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द स्टेगमा, फिर स्टेगमा से बेटा ये ग्रो करेगा टू स्टाइल, तो ग्रो कर रहा है बेटा नीचे की तरफ, फिर फाइनली पहुंचेगा इनसाइड द ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक, एंड फाइनली क्या होगा बेटा डबल फर्टिलाइजेशन होगा, जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मतलब फ्रॉम पॉलिनेशन टिल डबल फर्टिलाइजेशन बेटा जो कुछ हो रहा है बेटा किसके अंदर, एक पोलन ग्रेन के अंदर बेटा, उस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम पॉलिनेशन टिल डबल फर्टिलाइजेशन जो कुछ बेटा स्टेगमा के ऊपर या एक पोलन ट्यूब के अंदर हो रहा है, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बेटा। चलिए एंट्री ऑफ पोलन इनटू द ओव्यूल। अब ये तो हमने देखा बेटा कि एंट्री पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन कैसे हो गया। अब पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता गया और फाइनली ओव्यूल के पास पहुंचा। अब ओव्यूल के पास पहुंचने के बाद बेटा पोलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल कैसे एंटर करेगा, उसके 3 मेथड्स है बेटा। अगर ये डायरेक्टली माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर गया उसको हम पोरोगैमी बोलते हैं। अगर ये चाल्जा के थ्रू एंटर कर गया, हमने पढ़ा है चाल्जा को बेटा, उसको हम चाल्जोगैमी बोलते हैं। और अगर ये इंटेगमेंट के थ्रू एंटर कर गया उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोगैमी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना बेटा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम के लिए भी याद रखेंगे आप लोग।
चाहे पोलन ट्यूब बेटा ओव्यूल के अंदर एंटर करे थ्रू चाल्जोगेमी, चाहे एंटर करे थ्रू मीजोगेमी, चाहे एंटर करे थ्रू बेटा पोरोगेमी, फाइनली बेटा पोलन ट्यूब जो है ना वो हमेशा बेटा आएगा कहां से, वो माइक्रोपाइल से ही आएगा। जैसे इधर देख लीजिए, ये सबसे पहले बेटा पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है थ्रू माइक्रोपाइल, डायरेक्टली माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर रहा है, इसको हमने पोरोगेमी नाम दे दिया, ये पोरोगेमी हो गया। अब इधर देख लो, इधर पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है थ्रू चाल्जा, ये देख लो चाल्जा के थ्रू एंटर कर रहा है, इसको हम चाल्जोगेमी बोलेंगे। लेकिन चाल्जा के थ्रू एंटर करने के बाद बेटा ये डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक में एंटर नहीं किया, चाल्जोगेमी दिखाने के बाद बेटा ये साइड में ग्रो कर रहा है, साइड में ग्रो कर रहा है, एंड फाइनली कहां पे वापस आया बेटा, माइक्रोपाइल पे ही वापस आया। तो एंटर कहां से करेगा, माइक्रोपाइल से ही एंटर करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे इंटेगमेंट से अंदर आया, ये इंटेगमेंट से अंदर है, लेकिन डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक में नहीं आया, फिर ये साइड में ग्रो कर गया बेटा, फिर फाइनली कहां से आया बेटा, माइक्रोपाइल से ही आया। तो मतलब चाहे मेथड कोई भी हो बेटा, किस में एंटर करने का, ओव्यूल में एंटर करने का, कोई भी मेथड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एम्ब्रियो सैक में बेटा हमेशा एंटर कहां से होगा, थ्रू माइक्रोपाइल ही एंटर होगा बेटा। क्लियर है ना। तो याद रखना बेटा, अगर थ्रू इंटेगमेंट हो रहा है तो मीजोगेमी बोलेंगे, थ्रू चाल्जा हो रहा है तो चाल्जोगेमी बोलेंगे, थ्रू माइक्रोपाइल हो रहा है तो माइक्रोगेमी पोरोगेमी बोलेंगे बेटा। चलिए, आफ्टर रीचिंग ओवरी द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल, पोलन ट्यूब में एंटर द ओव्यूल बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। फर्स्ट है बेटा पोरोगेमी, व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इट इज कॉल्ड पोरोगेमी, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा ये, जैसे लिली में देखा जाता है। Chalzogamy, the entry of pollen tube into the ovule from Chalza region is known as chalzogamy. Chalzogamy is less common. Examples यहाँ पे दिए बेटा, examples आप पढ़ लीजिएगा। Mesogamy, the pollen tube enters the ovule through its middle part. Middle part मतलब integument बेटा। Examples cucurbita, populus और through funicle formation pistachia। अब कोई भी मेथड हो, लेकिन याद रखना है बेटा, at the end फाइनली सब कुछ कहाँ से एंटर होगा, इनसाइड एम्ब्रियो सैक, वो हमेशा बेटा माइक्रोपाइल से ही होगा। चलिए, एंट्री ऑफ पोलन इनटू द एम्ब्रियो सैक, द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक ओनली फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। ये मैं आपको अभी बता रहा था, पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर कर सकता है तीन तरीके से, समझ लेना इस चीज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर कर सकता है तीन तरीके से, पोरोगेमी, चाल्जोगेमी या कोई और मेथड होगा बेटा, ठीक है ना। लेकिन जब बात आएगी बेटा एम्ब्रियो सैक में कहां से एंटर करेगा, तो एम्ब्रियो सैक में बेटा हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करेगा, ठीक है ना। द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक ओनली फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड irrespective of its mode of entry into the ovule। समझ गए ना। The pollen tube either passes between a synergid and the egg cell or enters into one of the synergids through filiform apparatus। मतलब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर जब करेगा, माइक्रोपाइल पे जब पहुंचेगा, तो माइक्रोपाइल के अंदर बेटा पहुंचने के बाद या तो ये एग सेल एंड सिनर्जिड के बीच में से अंदर आएगा, या तो ये बेटा डायरेक्टली सिनर्जिड के अंदर एंटर करेगा, सिनर्जिड को ब्रेक करेगा और फिर एंटर करेगा बेटा। और सिनर्जिड में कहां से एंटर करता है, फिलिफॉर्म एपरेटस है, और फिलिफॉर्म एपरेटस के अंदर बेटा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है। The synergids direct the growth of pollen tube by secreting some chemical substances जिनको हम chemotrophic secretions बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी पहले बताया रखा, जैसे कैल्शियम, बोरॉन, मैलिक एसिड डैश एंड डैश। The tip of pollen tube enters into one synergid। टिप ऑफ पोलन ट्यूब बेटा एक सिनर्जिड के अंदर एंटर करेगा, जैसे एंटर करेगा तो वो सिनर्जिड मर जाएगी, उसका ब्रेक डाउन होगा, पीछे क्या रहेगा बेटा, पीछे खाली अब एक्सेल रहेगा, ठीक है ना। और जैसे एंटर करेगा तो ये दो मेल गेमेट्स को रिलीज करेगा। ये हमारा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। क्लियर है ना। तो मतलब ये कुछ ऐसा कहानी था बेटा। ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ऐसे ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। ये हमारे एम्ब्रियो सैक की तीन एंटीपोडल सेल्स है, जो हमको ऑलरेडी पता है बेटा, हमने पढ़ा है इस चीज को डिटेल में। ये तीन एंटीपोडल सेल्स है, और ये है बेटा हमारी नीचे वाली तीन सेल्स, जिसमें से दो साइड वाली है सिनर्जिड्स, और ये बीच वाली क्या है बेटा, ये बीच वाली एक्सेल है, ठीक है ना। अब हो क्या रहा था बेटा, जब पोलन ट्यूब ऊपर से आ रहा था, ये पोलन ट्यूब ऊपर से आ रहा था, इसको नीचे बुला कौन रहा था बेटा, इसको नीचे बुला रहा था, मान लो ये सिनर्जिड बुला रहा था। ये सिनर्जिड बेटा इस पोलन ट्यूब को बुलाते बुलाते इतने सारे केमिकल्स रिलीज करता है कि फाइनली बेटा ये क्या हो जाएगा, ये इसकी डेथ हो जाएगी। बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ मैक्सिमम केमिकल्स इसकी डेथ हो गई, ये खत्म हो गई। अब क्या रह गया, अब रह गए दो एग एपरेटस में बेटा दो सेल्स रहेगी, एक सिनर्जिड, एक एग सेल और तीन एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स भी बाद में खत्म हो जाती है, लेकिन अभी उनको हम बात कल देखेंगे। अब जब ये पोलन ट्यूब बेटा यहाँ पे आएगा ना, या तो ये पोलन ट्यूब बेटा इस गैप के थ्रू एंटर करेगा, जो गैप है बिटवीन द एक्सेल एंड सिनर्जिड, ठीक है ना। ये बहुत रेयरली होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होगा बेटा, ये पोलन ट्यूब एंटर करेगा थ्रू दिस सिनर्जिड, मतलब ये इस सिनर्जिड को साथ टकराएगा
और इसको ब्रेक कर देगा। जैसे इसको ब्रेक कर देगा तो फिर एंटर करेगा बेटा किसमें, एम्ब्रियो साइक में। जैसे एम्ब्रियो साइक में एंटर करेगा ये अपने 2 मेल गेमेट्स रिलीज करेगा बेटा, ठीक है ना, जिनकी वजह से कल हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो याद रखना बेटा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो साइक जो है वो थ्रू माइक्रोपाइल होती है, बिटवीन द एग सेल और सिनर्जिड होती है रेयर केसेस में, लेकिन इन मैक्सिमम केसेस बेटा वो हमेशा पेनिट्रेट करता है थ्रू द सर्वाइविंग सिनर्जिड। लेकिन जैसे वो उसके थ्रू पेनिट्रेट करेगा, बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द सिनर्जिड, उसकी डेथ हो जाती है। पीछे ओनली रह जाता है बेटा एक्सेल, और बाकी सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर है ना? ये हम कल की क्लास में देखेंगे बेटा, और डिटेल में जब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। चलिए, तो इसके साथ बेटा आपका जो है आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आज के टॉपिक में बेटा हमने 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़े बेटा। पहला हमने पढ़ा कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या थी। सेकंड हमने पढ़ा बेटा कि पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, कौन से केमिकल्स होते हैं, कैसे पोलन ट्यूब ग्रो करता है, कहाँ पे पहुंचता है सबसे पहले, फिर कहाँ जाता है, ओव्यूल में कैसे एंटर करता है, एम्ब्रियो सैक में एंटर कैसे करता है, और एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने के क्या प्रोसीजर्स है, एंट्री करते समय कितनी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एंट्री से पहले जब ये चल रहा था टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक तब कितने न्यूक्लियस थे, डैश एंड डैश बेटा। तो यहाँ पे हमारा ये पोर्शन फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी बेटा, मतलब जो कल की क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे बेटा डबल फर्टिलाइजेशन, एंड प्लस हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत किसके बारे में बेटा, हम एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, और बाकी हम देखेंगे टाइम मिला तो बाकी प्रोसीजर जो है बेटा वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो टिल देन बेटा खुदा हाफिज एंड थैंक यू, एंड प्लीज बेटा नोट्स बनाते रहिए। मैं भी स्लाइड भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इससे नोट्स बनाना भी बेटा आपके लिए ज्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बेटा, थैंक यू एंड खुदा हाफिज। हम बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बेटा।